शुरू करते हैं। भूगोल की परिभाषाएं एवं ब्रह्मांड। भूगोल का मैंने भारत का भूगोल पढ़ा चुका हूँ, मतलब इंडियन ज्योग्राफी हो चुका है। बचा हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी और जो भी ब्रह्मांड से संबंधित है उसकी परिभाषा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो है, तो मैं करवा दे रहा हूँ। इसके बाद मेरा जो है भूगोल आपका खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री मैं कर चुका हूँ खत्म, तीनों पार्ट हो चुका है, मॉडर्न, मिडिल और एशियंट, तीनों खत्म कर चुके हैं हम। ठीक है, मतलब मॉडर्न सबसे पहले मैंने शुरुआत किया था क्योंकि मॉडर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आजकल बन रहा है। फिर साउथ इंडिया तो आपको खत्म हो गया। दूसरा चीज़ कि पॉलिटिकल का हो चुका है, इकोनॉमिक्स खत्म हो चुका है, साइंस में बायोलॉजी खत्म हो चुका है। बचा है अब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका छोटा छोटा पार्ट आएगा क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री का बड़ा जो है आने में थोड़ा सा देरी होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं जाके जरूर से जरूर देख लेंगे, सारा वीडियो का लिंक भी आपका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, रात को 9 बजे हमेशा प्रैक्टिस सेट होता है, जो क्वेश्चन पढ़ाया जाता है उसी लेवल का क्वेश्चन दिया जाता है। या बिहार एसएससी, एनटीपीसी, बीपीएससी, एसएससी जो भी तैयारी करते हैं आप जाकर जीके जीएस में दे सकते हैं, क्योंकि हर लेवल में एक ही क्वेश्चन बनता है, आप जानते हैं। तो भूगोल की परिभाषा एवं ब्रह्मांड में पढ़ेंगे सबसे पहले कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो हम जानते हैं कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं ग्रीक के विद्वान हैं। कौन है ग्रीक के विद्वान? तो वो हैं हमारे इरेटास्थनीज जी। इरेटास्थनीज भी बोला जाता है, इरेटोस्थनीज भी बोला जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इनका जो है इरेटास्थनीज है, इरेटोस्थनीज कहीं कहीं दे देता है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भूगोल शब्द का प्रयोग अगर सर्वप्रथम बात करें कौन किया, तो एक ग्रीक के विद्वान थे, उनका नाम क्या था? इरेटास्थनीज। याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है? तो जान लीजिए, अगर विश्व में बात करें सर्वप्रथम जो है, बताइए कहाँ के निवासी हैं, बताएंगे कि कहाँ के निवासी हैं जो कि भूगोल को व्यवस्थित रूप से प्रदान किया गया, मतलब अच्छे रूप से बताया गया है भूगोल के बारे में। तो याद रखिएगा, यूनानी निवासियों ने भूगोल के बारे में अच्छा व्यवस्थित रूप से प्रदान किए हैं, यूनानी निवासी भूगोल के बारे में। ठीक है, अब चलिए, अब जैसे भूगोल शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है और वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ये दोनों जरूरी है, अब दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप जान लीजिए। तो प्राचीन भूगोल का जनक अगर पूछे तो हम बताएंगे हिकेटियस को। किसे? हिकेटियस को। हिकेटियस जी जो थे वो थे हमारे प्राचीन भूगोल का जनक, मतलब एशियन ज्योग्राफी का जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं। जनक का मतलब पिता, ये भी जान लीजिए। तो जैसे ही प्राचीन भूगोल का जनक बोला जाए तो हिकेटियस जी को बोलिएगा। जैसे ही बात किया जाए कि वर्तमान भूगोल का जनक, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट अगर ज्योग्राफी की बात करें, उनके पिता की बात करें, फादर की बात करें, तो हम कहेंगे अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को। हेम्बोल्ट बोला जाता है, तो अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट को बोला जाता है। तो वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? हेम्बोल्ट जी हैं, उनका पूरा नाम अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट है। अब प्राचीन भूगोल का जनक अभी जस्ट आप पढ़े, बताइए हिकेटियस जी। ठीक है, इसी में एक सवाल आप बताइए, सबसे ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग कौन किया? तो इरेटास्थनीज जी किए थे। चलिए, अब आप पढ़ लिए प्राचीन भूगोल के पिता, वर्तमान भूगोल के जनक पढ़ लिए या वर्तमान भूगोल के पिता पढ़ लिए। अब बताइए भौतिक भूगोल के जनक कौन है भाई? ये भी तो पूछ रहा आपसे। तो भौतिक भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो हम अच्छे से इन्हें पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि याद करिए, क्योंकि पूछता है। तो भौतिक भूगोल के जनक बोले जाते हैं पोलीडोइस को। पोलीडोइस बोले जाते हैं। तो क्या बोले जाते हैं? पोली, याद रखिएगा, और डोइस। पोलियो याद रख लीजिएगा, डोइस याद रखेंगे, पोलीडोइस याद रखेंगे। तो पोलीडोइस को जो है कहा जाता है। तो जैसे ही भौतिक भूगोल हो वैसे ही पोलीडोइस बोल दीजिएगा। भौतिक पोलीडोइस, पोलीडोइस। ठीक है, याद हो गया। पोली को अलग कर दीजिए, डोइस को अलग कर दीजिए, तो हो जाएंगे भौतिक भूगोल के जनक। ये याद करवाने के तरीके से मैं बोलता हूं। देखिए, सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे प्राप्त है? बताइएगा। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय अगर पूछे तो हम बताएंगे मार्टिन बेहम को। ठीक है, तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि विश्व ग्लोब बनाने का श्रेय किसे जाएगा या किसे प्राप्त है, तो मार्टिन बेहम को।
वहम बोला जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से अलग तरीके से बोलूँगा। इसका मतलब ये मत समझिएगा कि मैं बोलने नहीं आता, बोलने आता है। एक्चुअली मैं याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैंने भी नोटिस किया, मैं साफ साफ जब पढ़ते जाता हूँ तो आप नोटिस करते ही नहीं मेरे शब्द को, और जैसे ही थोड़ी सी उटपटांग करता हूँ आप नोटिस करते हैं। तो आप जान लीजिए कि आपको ये याद हो जाता है। तो हम क्यों ना करें, बस हमको याद करवाना है, आपका एग्जाम क्रैक करवाना है, तो हम कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो शब्द अगर मुझे बोलने से, मुझे लड़खड़ाने से अगर आपको याद हो रहा है तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा यही लक्ष्य है कि आपका एग्जाम क्रैक हो। ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड ग्लोब की बात करें या विश्व ग्लोब की, कहिए वर्ल्ड ग्लोब या विश्व ग्लोब, देखिए बनाने का श्रेय अगर बोला जाए, मतलब श्रेय मतलब कि बनाया कौन है, उनका नाम बताइए, तो मार्टिन बेहम को। किनको? मार्टिन बेहम को, ठीक है। मार्टिन बेहम जी जो थे बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और वो बनाए थे ग्लोब बनाने का जो है जायद, इनका नाम आता है कि ग्लोब बनाए थे भाई। और कौन सा ग्लोब? वर्ल्ड ग्लोब बनाए थे। याद हो गया? चलिए, विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास कहाँ हुआ? भारत में हुआ। सबसे अच्छा, सबसे सटीक जवाब, और ये सवाल पूछा हुआ प्रश्न है। पूछता है यही कि विश्व में अगर पूछा जाए, कि वर्ल्ड में पूछा जाए कि भाई भौगोलिक ज्ञान अगर आपको हुआ है, सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास जो हुआ था कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, तो आप क्या लगाइएगा? अमेरिका लगाइएगा। कहाँ लगाइएगा? अपने भारत को तो याद करिएगा नहीं। इस सब मामले में हमारा भारत भी रहा है, तो भौगोलिक ज्ञान के विकास के मामले में हम भारत को लगाएंगे। अब याद रखिए कि भारत भी हमारे भौगोलिक ज्ञान में ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि भौगोलिक ज्ञान में विकास किया था हमारा भारत में ही, ठीक है। सर्वप्रथम, अब भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? लीजिए, जनक हो और पिताजी। अब देखिए, जनक तो आप जान गए, लेकिन जनक अलग अलग जाने, ये मत बोलिएगा मैंने हर शब्द में पिताजी का पिता का नाम यूज किया है। मतलब कहने का मतलब प्राचीन भूगोल का जनक, जिसमें प्राचीन भूगोल का पिता मैंने बोला है, वर्तमान भूगोल का जनक, उसमें मैंने वर्तमान भूगोल का पिता बोला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलत बोला, सही बोला हूँ। बस इसमें याद है कि भूगोल का पिता, सिर्फ भूगोल का पिता किसे माना जाता है? तो इरेटोस्थनीज को माना जाता है। इरेटोस्थनीज को माना जाता है, समझ गए? तो याद रखिएगा, वो सब जो जनक थे, वो सब जो पिता थे, वो प्राचीन और वर्तमान के भूगोल के जनक के हिसाब से मैंने बताया। भौगोलिक अगर भौतिक विज्ञान के जनक की बात करते हैं, भौतिक अगर मान लीजिए पिता की बात करते हैं, तो ये सब जो पिता ही हैं। जनक मतलब पिता, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें सिर्फ भूगोल का पिता पूछ रहा है, तो आप बताइएगा इरेटोस्थनीज, समझ गए? तो सिर्फ भूगोल का, और यही जो है इरेटोस्थनीज जो है, इरेटो के याद रखिएगा एक चीज़, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इरेटा भी बोला जाता है, इरेटास्थनीज भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो जैसे ही इरेटोस्थनीज की बात करेंगे तो याद रखिएगा भूगोल के पिता हैं। अब भूगोल के पिता इसलिए भी हैं क्योंकि भूगोल शब्द का प्रयोग भी यही किए थे। और चलिए आगे बता देता हूँ, और भी इरेटोस्थनीज का नाम आता है, कैसे बताते हैं देखिए। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग जो है बताइएगा सर्वप्रथम किसने किया? तो इरेटोस्थनीज के। तो अब देखिए, भूगोल का शब्द का प्रयोग किया, तो जियोग्राफिका का भी शब्द का प्रयोग तो यही करेंगे ना, जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी बोलते हैं। तो जियोग्राफिका यहाँ पे लिखा हुआ है, जियोग्राफिक भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जियोग्राफिका भी बोलते हैं। तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम कौन किए? तो इरेटोस्थनीज किए। भूगोल का पिता इरेटोस्थनीज किए। सिर्फ सुनिए, आपको याद हो जाएगा, पीडीएफ तो आपको दे दिया जाता है, और ना लिखने की आवश्यकता है ना कुछ, सिर्फ सुनने की आवश्यकता है। सिर्फ सुनिए, नलेन अकाडमी आपको याद करवाएगा, ये मैं चैलेंज दे सकता हूँ, क्योंकि नलेन अकाडमी याद करवाने में जानता है कि आपके कानों में कैसे याद हो सकता है। चलिए, भूगोल देख रहे हैं, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति जो हैं, या जो कहिए वैज्ञानिक हैं, बताइएगा, तो वारेनियस थे। तो वारेनियस जी ने क्या कहे? वारेनियस जो कहे थे कि भूगोल को जो आप समझते हैं, भूगोल को आप जो समझ रहे हैं, भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है भूगोल, ठीक है। हम पृथ्वी के केंद्र को मानिए, पृथ्वी को केंद्र मानिए, और उसे मानकर जो ज्ञान हम लोग प्राप्त करते हैं, अध्ययन प्राप्त करते हैं,
उसे ही तो हम भूगोल कहते हैं, और ये कहने वाले वारेनियस जी हैं। यही तो इनका मतलब है, समझ गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब और सवाल देखते हैं। अब बात कर रहे हैं कि किसने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन है, तो कांट जी। अब जैसे वारेनियस का आप पढ़े तो अब कांट जी के पढ़ेंगे, तो कांट जी भी कहे भाई, कांट जी कहे क्या है कि भूगोल भूतल का अध्ययन है। अब भूतल का अध्ययन है तभी तो भूगोल जो है हमारा भूतल का अध्ययन है। भूतल का अगर ज्ञान लीजिएगा तभी तो भूगोल के बारे में जानिएगा। तो है कांट जी हैं। समझ रहे हैं कितने पार्टों में बांटा गया है भूगोल को। आप ब्रह्मांड को पढ़िए, फिर अपने भूतल को पढ़िए, अपने पृथ्वी को खास करके पढ़िए, ठीक है, आसपास के वातावरण को पढ़िए, सारे भूगोल में आ जाते हैं, है ना। चलिए आगे चलेंगे। अब देखिए भौगोलिक विचारधाराओं में, अब भौगोलिक विचारधाराओं में अगर बात करें तो देखिए ये शब्द जो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, नवनियतिवाद, है ना। नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है बताइएगा, तो ये टेलर जी हैं। अब टेलर जी हैं तो कौन टेलर है, टेलर तो बहुत सारे होंगे, तो एक टेलर जी नाम है ग्रिफिथ टेलर जी हैं। तो ग्रिफिथ टेलर जी जो हैं इनका विचारधारा था नवनियतिवाद का विचारधारा था, इसी का प्रवर्तक माने जाते हैं। बस इतना ही सवाल था। अब भौगोलिक विचारधाराओं के अनुसार है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। भूत मतलब भूत प्रेत की नहीं बात करता है, भूत मतलब स्थल की बात करता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो वर्तमान भूत की कुंजी है, किस विद्वान का मत है, तो हम बताएंगे जेम्स। कौन है, जेम्स जी हैं। और जेम्स कौन है, जेम्स हट्टन। जेम्स हट्टन बोलते हैं, ऐसे हट्टन बोलते हैं, डबल ट का इस्तेमाल होता है लेकिन हट्टन बोला जाता है। तो जेम्स हट्टन थे। तो जेम्स हट्टन का कहने का मतलब है, जेम्स हट्टन का जो विचार था वो कहे थे कि वर्तमान भूत की कुंजी है। सिंपल, हट्टन जी का मतलब था। अब सवाल और क्या बनता है, चलिए देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे और बनता क्या है कि स्थल जो है, स्थल जो देख रहे हैं आप, स्थल मतलब जमीन जो देखते हैं, स्थल रूप संरचना, स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है बता सकते हैं, तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, WM डेविस का है। समझ गए। तो WM डेविस का क्या है बता सकते हैं, तो WM डेविस जो है वो बताए, मतलब अपना कथन दिए कि भाई स्थल रूप संरचना है, प्रक्रम है और तथा अवस्था का प्रतिफल होता है। तो ये भी जो है भूगोल के मामले में बताए कि जो आप स्थल का जो पढ़ते हैं, स्थल जो पढ़ते हैं उसमें स्थल रूप संरचना होता है, संरचना ही तो होता है। स्थल में क्या है, संरचना अलग अलग ढंग से होते हैं, प्रक्रम होते हैं और अवस्था भी होते हैं, और उसी का प्रतिफल बोला गया है, उसी को प्रतिफल के रूप में बताया गया है। और ये बताने वाले WM डेविस हैं। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस समझने की कोशिश करते जाइएगा, बस सुनते जाइएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए किसका कथन है, अभी कथन पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम ब्रह्मांड आएंगे। ब्रह्मांड में इतने ग्रह हैं, मतलब ग्रह को ऐसे पढ़ेंगे जैसे हमको आज के आज याद हो जाए, उसके बाद दोबारा ना पढ़ना पड़े, और ये मैं याद कर पाऊंगा। बस जैसे मैं बोलूँ सिर्फ सुनते रहेंगे, ईयरफोन लगाइए और सुनते रहिए। देखिए किसका कथन है, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, तो हम बताएंगे ये बोलने वाले कार्ल सावर हैं। कौन है, कार्ल सावर जी हैं। समझा देते हैं। इतिहास, ये इनका विचार है, कौन, सावर जी का। सावर जी का विचार क्या है कि यदि इतिहास जो है कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, कब का करता है, लेकिन अब इनका कहना और है कि तो भूगोल जो है कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। तो भूगोल कहाँ का, ठीक है, वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, तो ये कार्ल सावर जी हैं। समझ गए। तो इतिहास से जोड़कर भूगोल को बताए हैं, मतलब इतिहास को कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, इतिहास, और भूगोल जो है हमारा कहाँ का वैज्ञानिक और उसका तार्किक जो है अध्ययन का बात करता है। बस सिंपल। चलिए आप पढ़ दें थोड़ा सा आनंद के साथ। भू आकृति की बात करते हैं। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता जो है किसे माना जाता है, तो पेसले को माना जाता है। जैसे ही भू आकृति की बात होगी, भू मतलब भूमि से हम समझते हैं, हमारी भूमि के आकार की बात होती है, भूतल की बात होती है ना, ये तो आप जानते हैं।
तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशल को माना जाता है। किसे माना जाता है? पेशल। पेशला भी कहीं कहीं लिख देता है तो कंफ्यूज नहीं होना है, पेशल को माना जाता है। तो पेशल को क्या माना जाता है? भू आकृति का जन्मदाता माना जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा। भू आकृति विज्ञान भी हो सकता है, भू आकृति सिर्फ दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलेंगे, चलिए रुको और जाओ। अब देखिए रुको भी और जाओ भी, मतलब रुकने भी बोल रहे हैं और जाने भी बोल रहे हैं, ठीक है। नियतिवाद का विचारधारा का प्रतिपादक कौन थे? तो हम जानते हैं टेलर जी, अभी पढ़े। नियतिवाद का बात करते हैं तो इसी में नियतिवाद का विचारधारा का प्रतिपादक ग्रिथ टेलर, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं। अब लेकिन इसमें और शब्द क्या हुआ? रुको और जाओ। नियतिवाद की विचारधारा का प्रतिपादक कौन थे? तो हम मानते हैं ये थे ग्रिफिथ टेलर थे। कौन थे? ग्रिफिथ टेलर थे। समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ओके, आगे चलें। अब देखिए भूगोल को जो भूगोल हमारा है, ज्योग्राफी जो है पढ़ रहे हैं, उसमें भूगोल को मानव परिस्थितिकी बोला जाता है, परिस्थिति भी बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इकोसिस्टम से ही है, ठीक है। तो भूगोल को मानव परिस्थितिक के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो वो हैं बैरोज जी। बैरोज जी हैं। कौन बैरोज जी हैं? तो H.H. बैरोज जी हैं। तो H.H. बैरोज जी जो हैं, उनका कहना है, वो जो H.H. बैरोज जी विद्वान जो हैं, वैज्ञानिक जो हैं, वो परिभाषित किए हैं भूगोल को कि मानव परिस्थिति के रूप में बताए हैं। क्या बताए हैं? मानव परिस्थितिकी के रूप में बताए हैं, मानव परिस्थिति के रूप में बताए हैं, मानव के मतलब जो आसपास के वातावरण को बताए हैं। यही इनका है H.H. बैरोज का। परिस्थिति क्या होता है? इकोसिस्टम है, ठीक है। तो भूगोल का मानव परिस्थितिकी की बात करें के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? तो H.H. बैरोज जी। हर ढंग से मैं समझा दिया क्योंकि वहां पे अगर समझिएगा, अगर आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो। तो मानव परिस्थितिक शब्द जैसे ही आए H.H. बैरोज को लगा के चलाइएगा। चलिए अब बात करते हैं गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता, मतलब गणितीय भूगोल की अगर शुरुआत कहते हैं करने वाले कौन हैं? तो थेल्स जी हैं। तो थेल्स का नाम आता है। तो थेल्स जो थे वो गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। प्रारंभकर्ता मतलब यही शुरुआत किए थे। कौन? थेल्स जी। प्रारंभकर्ता, शुरुआतकर्ता, आरंभकर्ता जो बोल सकते हैं, यही थे थेल्स जी। और गणितीय भूगोल, सोचिए गणितीय भूगोल भी है ना, आर्थिक भूगोल भी आएगा, तो ये सब आएंगे, लेकिन पढ़ना तो सब पड़ेगा। मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? बता सकते हैं? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। क्या? वलोश को। तो मानव भूगोल का पिता हम बोलेंगे वलोश जी। वलोश जी जो थे ना, वो थे मानव भूगोल के जनक माने जाते हैं, मानव भूगोल के पिता माने जाते हैं। तो वलोश जी। क्लियर? हर ढंग से मैं कोशिश कर रहा हूं कि फन के साथ, मस्ती के साथ, थोड़ी सीरियस के साथ आपको याद करवा दूं। मानव भूगोल अस्थाई पृथ्वी, मान लीजिए मानव भूगोल जो है अस्थाई पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। किसका कथन है? तो ये कहने वाले कौन थे? बता सकते हैं? हमबोल्ट का। हमबोल्ट जी कहे थे। और हमबोल्ट जी का कहना है कि जान लीजिए, मानव के बारे में बताए हैं हमबोल्ट जी, और भी हमबोल्ट जी का शुरू में हम चर्चा किए थे, है ना। चलिए नहीं समझ में, ये भी बता देता हूं। जैसे ही परिवर्तनशील की बात होगी तो परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन की बात करेगा कि परिवर्तन से संबंधित जो अध्ययन होते हैं उसे क्या होगा। तो देखिए अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव मतलब हम लोग मानव जो है उसके बीच का जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं, उस बीच में जो परिवर्तन होता है पृथ्वी और हम लोग में, मानव और पृथ्वी के बीच में अगर जो पारस्परिक जो संबंध बनते हैं उसमें परिवर्तन जो आता है, उसी अध्ययन को हम कहते हैं क्या? मानव का भूगोल। तो मानव का भूगोल की अगर बात करें तो ये इस बात की चर्चा जो करने वाले कौन है? हमबोल्ट जी। क्लियर? हर ढंग से मैंने समझा दिया। ऐसे डायरेक्ट भी अगर पूछे कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो हमबोल्ट का है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये याद इसलिए करवा रहा हूं बार बार क्योंकि ये सवाल पूछा हुआ है और 5 ऑप्शन में पूछा है, बीपीएससी वाले में। टीचर में नहीं था, बीपीएससी का एग्जाम में था। चलिए
विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन थे, बता सकते हैं? तो मेंडर जी का आता है। और जैसे ही बात करें विश्व ग्लोब की बात करते हैं, तो जैसे विश्व ग्लोब का पढ़े तो कौन थे बताइएगा? तो हम पढ़े थे ना, सबसे ऊपर पढ़े हैं विश्व ग्लोब के बारे में। सर्वप्रथम विश्व ग्लोब को बनाने का श्रेय जाता है मार्टिन बेहम को। अब यहां पे आ गया मानचित्र। अब सोचिए, ग्लोब को बनाने वाले मार्टिन बेहम, अब आगे विश्व मानचित्र का निर्माण करता, या ये भी पूछ सकता है कि विश्व मानचित्र बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो हम बताएंगे मेंडर जी को। कौन मेंडर जी हैं भाई? तो अनेंगेजी मेंडर जी थे। तो अनेंगेजी मेंडर जो थे वो विश्व मानचित्र के निर्माण करता थे। ठीक है, तो ग्लोब का याद हो गया होगा और मानचित्र बनाने का, दोनों का याद हुआ कि नहीं? याद हुआ तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिएगा, अब बात करते हैं भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार कौन है या रचनाकार हैं, बताओ कौन है? ये शब्द मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि आपको क्वेश्चन के रूप में पूछ रहा हूं, तो बताइएगा। तो हम बताएंगे स्ट्राबो हैं। कौन है? स्ट्राबो जी हैं। तो जैसे ही भौगोलिक विश्व कोश का रचनाकार पूछे तो आप बताइएगा स्ट्राबो हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे सवाल आपसे पूछा है, चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा जवाब। तो जिन, क्या नाम है इनका, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, ब्रुन्स जी हैं। किनका है? ब्रुन्स का है। तो जैसे ही जिन ब्रुन्स का नाम आएगा आपको एकदम दिमाग में आ जाना चाहिए कि मानव पृथ्वी पर निवास करते हैं अतः पृथ्वी पर निर्भर हैं, यह कथन कहने वाले जिन जो है ब्रुन्स हैं। ठीक है, ये समझ गए। चाहे डायरेक्ट ये भी पूछेगा अतः पृथ्वी पर निर्भर जो मानव है, यह कथन किनका है? तो जिन ब्रुन्स का है। यह भी पूछ सकता है कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, यह कहने वाला कौन है? तो जिन ब्रुन्स जी हैं। इस शब्द को देखिएगा, भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ण समझ रहे हैं में देखने वाला क्या है? अभामय है, विज्ञान है। अभामय विज्ञान है। अभामय भी हो सकता है, अभामय विज्ञान भी बोल सकते हैं। यह किसका कथन है बता सकते हैं? तो ये किसका कथन है? तो टॉमली का कथन है। और एक और व्यक्ति थे, कौन थे? तो कैल्डियस का ये कथन है। तो कैल्डियस और टॉमली ने ये विचार अपना बताए थे। ये बोले थे कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ण में देखने वाला अभामय विज्ञान है। जल्द अब आने वाले, धीरे धीरे हम आ गए ब्रह्मांड की ओर आने वाले हैं। अब ब्रह्मांड में जब आएंगे तो हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। कहाँ? अपने ग्रह के साथ खत्म करेंगे। और ग्रह के सबसे अंतिम शब्द आएगा नक्षत्र मंडल, जो कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं। अब धीरे धीरे ब्रह्मांड की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है बता सकते हैं? तो स्पाइरल है। ठीक है, स्पाइरल है। तो जैसे ही पूछेगा कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है तो स्पाइरल बताइएगा। और भी सवाल क्या पूछेगा कि पृथ्वी के ऊपर फैले जो असीम आकाश को क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहते हैं। अब सोचिए, पृथ्वी के ऊपर, मतलब अपना सर उठाइए, ऊपर देखिए। ठीक है, ऊपर देख रहे होंगे। तो अभी तो दीवार दिखेगा, बाहर देखिएगा तो आकाश दिखेगा। तो याद रखिएगा, असीम आकाश को क्या कहते हैं? तो वो कहेंगे ब्रह्मांड या अंतरिक्ष कहेंगे। ठीक है, समझ गए? ये जोक किया था मैंने। आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर्वप्रथम जो है सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जो है किस विद्वान को जाता है? तो कोपरनिकस को जाता है। तो कोपरनिकस का नाम इसलिए फेमस हो गया, जो आप अभी पढ़ रहे हैं, और ये इसलिए फेमस हो गया कि सर्वप्रथम जो है सौरमंडल के बारे में ये बताए थे और सौरमंडल की जानकारी को प्रस्तुत किए थे ये, और इसीलिए ये कोपरनिकस की जो है नाम आता है। तो आपको पूछता ही है, तो आप पढ़ लिए, समझ गए। मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया। लेकिन अगर पूछेगा सर्वप्रथम सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जो जानकारी प्रस्तुत किए, ये किनका श्रेय जाता है, ये कौन बताए थे? तो हम बताएंगे कोपरनिकस का नाम लेंगे। ये सवाल आपका हो गया। अब सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं क्या कहलाते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ग्रह कहते हैं इसे। और ग्रह को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि हम वेट करेंगे आपका। ठीक है, तो बताइएगा, सूर्य के चारों ओर जो घूमने वाले खगोलीय पिंड होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाएंगे।
प्लैनेट कहलाते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किस ग्रह के चारों ओर, मतलब प्लैनेट के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है, तो उपग्रह कहते हैं। और उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह चंद्रमा को कहते हैं। उपग्रह की जगह पे चंद्रमा भी दे दे तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, तो उपग्रह होते हैं। तो आकाशीय पिंड अगर पूछा जाए कि ग्रह के चारों ओर अगर परिक्रमा करने वाला हो छोटे आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहेंगे। सूर्य के चारों ओर जो ग्रह जो करते हैं, खगोलीय पिंड जो घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे हम ग्रह कहते हैं। और ग्रह के चारों ओर अगर बात करें तो आप उपग्रह बता दीजिएगा। ठीक है, आगे चले। आगे सवाल है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो केपलर ने किया। कौन किए थे, तो केपलर जी किए थे। केपलर जी क्या बताए हैं कि ग्रहों का गति का नियम बताए हैं। तो ग्रहों का गति का नियम अगर पूछे कि किसने प्रतिपादित किया है, तो केपलर जी किए हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे इस सवाल को देखिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह होते हैं, तो 8 ग्रह होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं। तो कितने प्लैनेट होते हैं, तो 8 प्लैनेट होते हैं। तो जैसे ही सौरमंडल की बात करेंगे और ग्रह की बात करेंगे तो कुल कितने हैं सौरमंडल में, तो 8 ग्रह हैं, 8 प्लैनेट हैं। ठीक है, ये आप जान गए। अंतरिक्ष के कुल कितने तारामंडल हैं, तो 89। कितने, 89। 89 कितने को बोलते हैं, 89 को बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, 89 तारामंडल हैं, 89 जो है तारामंडल है। ठीक है, अब पूछा जाता है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। तो किसे कहिएगा, सूर्य को कहेंगे, सन को कहेंगे। तो सौरमंडल का जन्मदाता अगर पूछे आपसे तो क्या बताएंगे, सन बताइएगा, सौरमंडल बताएंगे। सौरमंडल की खोज किसने की, तो अभी जस्ट आप ऊपर पढ़े थे, कोपरनिकस का नाम आता है, कोपरनिकस थे। तो सौरमंडल की खोज करने का श्रेय जाता है हमारे कोपरनिकस को जाता है। अब देखिए, ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी या विस्फोटक तारा जो है कहा जाता है या कहलाता है या कहलाती है, तो अभिनव तारा कहलाता है। तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड की अगर बात करें तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है, यहाँ पे विस्फोटी के जगह पे विस्फोट भी देता है, विस्फोटक तारा भी देता है, याद रखिएगा। तो जो तारा याद रखेंगे, तो तारा जो होते हैं याद रखिएगा, उसे हम अभिनव तारा कहते हैं, मतलब विस्फोटी तारा को या विस्फोटक तारा को। ठीक है, आगे देखते हैं। सौरमंडल का आप पढ़ लिए, तीव्र ग्रह बुध है। ठीक है, बुध मरकरी बता सकते हैं क्या होगा, मरकरी होगा कि मार्स होगा, क्या होगा, तो मरकरी होगा। क्या होगा, मरकरी बोलते हैं इसे। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में, टेंशन ना लेंगे। अगर आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो हम शुक्र को बताएंगे। शुक्र मतलब वेनस को बताएंगे। तो जैसे ही आपसे पूछेगा कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वेनस है, मतलब आप बताइएगा शुक्र को बताएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो गर्म ग्रह हो, चमकीला ग्रह हो, तो आपको किसे बताना है, शुक्र को बताना है। शुक्र का इंग्लिश में वेनस बोलते हैं, ये आप जान गए। जैसे मरकरी उसको बोलते हैं, किसको, बुध को। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो जैसे छोटा उपग्रह की बात करेगा सबसे छोटा, तो डीमोस है। और डीमोस है किसका उपग्रह है, पता है, ये मार्स का, मतलब मंगल का है। ठीक है, आप सुने होंगे मंगल का दो जो है उपग्रह होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो डीमोस और एक और बताइए, आपसे सवाल है, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ, जब अगर रेलवे का देखे होंगे या मेरा और भी वीडियो देखे होंगे उसमें बताइएगा, तब आगे मैं बताऊँगा कि क्या क्या है। ये आपसे अभी सवाल है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे। देखिए, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह तो पढ़ लिए, डीमोस, मतलब ये मंगल का है, ये आपको मैं पहले बता दिया। अब सबसे छोटा है, अब पढ़ेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो हम जानते हैं गैनीमीड। क्या है, गैनीमीड। अब गैनीमीड है तो किसका उपग्रह जो है, ये किसका उपग्रह है, कौन से ग्रह का उपग्रह है, बताइएगा। ये भी आपके लिए सवाल है, नहीं तो आगे वेट करिए, मैं बताऊंगा। अब देखिए, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह अगर पूछे, डेंसिटी बोला जाता है इसे, तो याद रखिए सबसे कम घनत्व वाला बात करेंगे तो हम बताएंगे शनि। शनि हमारा है। ठीक है, क्या है, शनि हमारा है, सैटर्न। शनि को क्या बोलते हैं, सैटर्न बोलते हैं। तो सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि है, सैटर्न है, आप जानते हैं। अब सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। तारा मतलब स्टार है, स्टार है ना, स्टार है, तो ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो सूर्य एक तारा है
स्टार है और आप अच्छे से जानते भी हैं। देखिए आप ये तो पढ़ लिए कि सूरज क्या है, तो एक तारा है, मतलब एक स्टार है, आप जानते हैं। लेकिन अब सूरज के बारे में चलिए, अब सूरज के बारे में स्पेशली 2-3 क्वेश्चन जो बनने की संभावना है वो पढ़ लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे सूरज के जो है संगठन में सहायक गैस, तो डायरेक्ट ऐसे भी सवाल पूछ देता है कि सूरज का सहायक गैस कौन कौन है, तो हम बताते हैं हाइड्रोजन और हीलियम। तो हीलियम और हाइड्रोजन जो है ये जो होता है सूरज का संगठन गैस होता है, ठीक है। सूरज में ये पाया जाता है, ये सहायक गैस के रूप में जाना जाता है, ठीक है। आपसे और सवाल क्या सूरज से, सूरज मतलब सन, आप जानते होंगे, बहुत ईजी शब्द है। सूरज के मध्य अगर भाग को क्या कहा जाता है, अगर सूरज का बीच वाला भाग जो मध्य भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। इसी से हमारा प्रकाश मंडल होता है, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए सूरज का मध्य भाग हम पढ़ लिए प्रकाश मंडल, तो सूरज का ऊपरी भाग भी तो हमको पता होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। तो जैसे सूरज के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो हम बोलते हैं वर्णमंडल। क्या कहते हैं, वर्णमंडल कहते हैं। तो वर्णमंडल किसे कहेंगे, तो सूरज के ऊपरी भाग को कहेंगे, और सूरज के मध्य भाग को क्या कहेंगे, प्रकाश मंडल कहेंगे। सूरज में जो है कौन सी गैस पाई जाती है, कौन सा गैस सहायक होता है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है। और सूरज क्या है, तो एक स्टार है। सुन लिए, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इस टेबल के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो चलिए आपको हम क्लियर कर देते हैं ग्रहों के नाम, उसकी व्यास कितनी है, कितनी किमी में है, अपने अक्ष पर कितना दिन में जो है परिभ्रमण काल होता है, और सूरज के चारों ओर परिक्रमा काल करते हैं। और याद रखिएगा उपग्रहों की संख्या क्या है, ये सारे हम पढ़ेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। आपको ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा फन होगा, थोड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए पढ़ेंगे। उससे पहले जो नीचे वन लाइनर है उसे हम पढ़ लेते हैं। इसमें आगे देखिए सूर्य सदैव जो है पूरब से निकलता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। और ये सवाल इतना बार पूछा है कि हम लोग बहुत बार गलती करके आ जाते हैं, और ये गलती अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र अकाडमी शिक्षा मंत्र पे आप पढ़ रहे हैं। तो सूर्य सदैव पूरब से निकलता है। क्यों निकलता है, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो है पश्चिम से, पश्चिम मतलब वेस्ट से ईस्ट की ओर, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किसका करता है, तो सूर्य का हमेशा जो है पृथ्वी जो है घूमता है। तो कैसे घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, डब्ल्यू से ई की ओर घूमता है। अब तो नहीं भूलिएगा। चलिए अच्छी बात है। कहाँ पढ़ रहे हैं, सौर परिवार को। सौर परिवार में पढ़ते हैं तो देखिए ग्रह कितने हैं, आप पढ़ लिए 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। तो 8 ग्रह को पढ़ते हैं। सबसे पहले एक ग्रह को हम पढ़ते हैं, थोड़े जूम के साथ पढ़ते हैं और आनंद के साथ पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम लोग बुध को, बुध मतलब मरकरी को। तो पहले पढ़ेंगे बुध को, ये जान लीजिए। अब बुध को पढ़ने जा रहे हैं, मतलब बुध को हम मरकरी भी बोलते हैं। आपको अगर इंग्लिश में भी दे दे तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दो, सीटेट का फॉर्म आ चुका है। जिन्हें भरना है, सीटेट की तैयारी करते हैं, वो सीटेट भर दीजिए। और सीटेट में भी मेरा अगर जिनका स्पेशली पॉलिटिकल साइंस है, मतलब SST है, और या जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी ऑनर्स पेपर है वो है, तो आपका एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा ये बुक, ये जान लीजिए। तो पढ़ना चाहेंगे तो जो पढ़ सकते हैं। तो चलिए बुध की अगर बात करते हैं, अगर बुध की बात करते हैं तो बुध जो है मरकरी है। और मरकरी की अगर पूछा जाए व्यास कितना है, तो हम बोलते हैं 4878 है। तो ऐसे याद करेंगे आप 4878, मतलब 4878 याद करने से अच्छा है बुध का अगर व्यास पूछे, मरकरी का व्यास पूछे, तो हम बताएंगे क्या बताएंगे, 4878 बताएंगे। मरकरी याद रखिएगा, मरकरी बोला जाता है, ठीक है। और मार्स बोला जाता है शुक्र को, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे बृहस्पति का, तो जुपिटर बोलते हैं, शनि को सटर्न बोलते हैं। अरुण का क्या बोल रहे थे, अरुण का बोलते हैं यूरेनस। क्या बोला जाता है, यूरेनस। और वरुण को क्या बोलते हैं, जो है नेपच्यून। तो वरुण को बोला जाता है नेपच्यून। और इंग्लिश में बता दे रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी कभी कभी वर्ड दे देते हैं, जो कि आपको कंपटीशन में निकालने के लिए दोनों वर्ड आपको याद करना होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों। तो फिर से सुन लीजिए एक बार फटाफट, क्योंकि बहुत सारे चीज़ होते हैं कि उच्चारण में थोड़े से जो है लैंग्वेज का चेंज हो जाता है। जैसे देखिए बुध को बात करते हैं, तो देखिए कोई बोलता है मरकरी, कोई बोलते हैं मर्क्यूरी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में, किस क्षेत्र में हैं, उस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंग्लिश में मर्क्यूरी या मरकरी बोल सकते हैं, बुध को बोला जाता है। शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, ठीक है।
तो आप देख लीजिए मंगल को जो है मार्स कहते हैं, बृहस्पति को हम कहते हैं जुपिटर, आप अच्छे से जान लीजिए, और शनि को सटर्न, और अरुण को यूरेनस, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। तो ये हो गए इंग्लिश में, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बुध, जिसे मर्क्यूरी या मरकरी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप पे डिपेंड करता है। तो हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं मरकरी, तो बुध को मरकरी बोलेंगे। अब बुध का अगर व्यास पूछे तो हम बताएंगे 48-78। क्या बताएंगे? 48-78 बताएंगे। क्या बोलते हैं? 48-78 बोलते हैं। तो आपको अगर पूछा जाए इंग्लिश में तो 48-78 बताइएगा, याद करिएगा। पूछेगा कि बताइए बुध का जो व्यास है कितनी किमी में है, तो 48-78 बोलिएगा, और 48-78 बोलिएगा। अब इतना नहीं बोलने की आवश्यकता है आपको कि 4878 बताने की ज़रूरत है, नहीं। आप याद करिए 4878 फ़ोन नंबर की तरह याद करिए, और फ़ोन नंबर जैसे याद करते हैं वैसे याद करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बात करते हैं कि भाई जान गए हम लोग, क्या जान गए? बुध का मतलब मरकरी का हम जान गए, क्या? व्यास जान गए। अब पढ़ते हैं कि अपने अक्ष की बात करते हैं। देखिए ऊपर पढ़ा हुआ है, अपने अक्ष की बात करते हैं, अपनी जगह पे जहाँ पे बुध स्थायी है, जहाँ पे बुध है, अपने अक्ष की परिभ्रमण करना। अपने अक्ष पे जो घूमता है बुध, उससे वो जो है कितने डेज में घूमेगा, कितने दिन में घूमेगा, तो हम बोलेंगे 58.6 डेज में घूमेगा। कितने? 58.6 डेज में घूमेगा। अब जैसे ही 58 की बात करें तो हम हिंदी में बात करते हैं, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, या मगही में बोलते हैं, तो 58.6 दिन में। तो कितने दिन में घूमेगा? बोलते हैं ना कि अच्छा बुध जो घूमता होगा कितने दिन में घूमेगा, तो 58.6 दिन में घूमता होगा। आप अपने दोस्त से बात करते होंगे, अपने घर में बात करते होंगे, या घर वाले पूछ देते होंगे कि बुध कितने दिन में घूमेगा, तो 58.6 दिन में। चलिए देखिए बुध तो पढ़ लिए, बुध तो याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए शुक्र की बात करते हैं। शुक्र को विनस बोलते हैं, बस एक ही बार बोलूंगा, अब बुध को बहुत मैंने बोल दिया, अब शुक्र को बोलूंगा। तो शुक्र को विनस बोलते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र का अगर पूछे कि व्यास कितना होता है, शुक्र का अगर पूछा जाए कि व्यास, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, देखिए दिखा देते हैं, व्यास किमी में पूछ रहा है। तो सूर्य का अगर पूछा जाए कि व्यास कितना होता है, तो बताइएगा 12104 बोलेंगे। कितना बताएंगे? 12104 बोलेंगे। इसे हम ऐसे बोलते हैं 12-10-4 बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं 12-104 बोल सकते हैं। तो 12,104 भी बोल सकते हैं, 12-10-4 बोल सकते हैं, या 12104 बोल सकते हैं। किसका? तो शुक्र का व्यास का है। तो आपको हर ढंग में आपको मैंने ये शब्द उच्चारण किया है, आपको जो शब्द में याद हो जाए वो याद कर लेंगे, ठीक है। तो व्यास अगर पूछे तो 12-104 बता दीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि अपने अक्ष पे की बात करते हैं, अपने अक्ष पे जो शुक्र है वो कितने दिन में घूमता है, बता दीजिएगा कितने डेज में, तो 243 दिन में घूम लेता है। शुक्र जो है अपने 243 दिन में घूम लेता है। या इसे बताइएगा विनस को कि 243 को हम बोल सकते हैं 243 डेज में घूम सकता है। अपने अक्ष की बात हो रही है। अब बात करते हैं कि शुक्र की बात अगर करते हैं, जैसे बुध 88 डेज में घूमता है, उसी तरह शुक्र जो है, याद रखिएगा, सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाता है, तो हम बताएंगे 224.7 दिन में करता है। मतलब 224.7 डेज में जो है क्या करता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। कौन लगाता है? शुक्र लगाता है। और शुक्र का उपग्रह तो आप जानते हैं शून्य होता है, तो ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो बुध और शुक्र का ही ऐसा ग्रह है जो है जिसका उपग्रह जो है होता ही नहीं है, शून्य होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है। और शुक्र को कहीं कहीं चंद्रमा दे देता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब सॉरी, शुक्र को नहीं, उपग्रह को कहीं कहीं चंद्रमा बता देता है। तो आप याद रखिएगा, पूछ देगा कि बुध का जो है कितने चंद्र में होते हैं, तो आप बताएंगे एक भी चंद्रमा नहीं होता। चंद्रमा उपग्रह, हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो उपग्रह का नाम चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा दे देता है उपग्रह का, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखें, नाम दे देता है, तो आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। समझ गए होंगे? अगर समझ गए होंगे, अगर अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि कैसा लगा नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बुध और शुक्र को पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं अपने पृथ्वी, अपने अर्थ को, जिस पे हम लोग रहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं।
और कैसे याद करेंगे, क्योंकि इसका व्यास जो है दोनों अलग अलग देते हैं। इसका व्यास की अगर बात करें तो दोनों तरफ अलग अलग रहते हैं, एक तरफ जो है व्यास नहीं देता। कैसे, तो देखिए 12 तो आपका पता है, 12 तो है, लेकिन 12,756 देता है, लेकर 12,714 तक इसका व्यास बताया जाता है। किसका? अपने पृथ्वी, अपने अर्थ का, जिस पे हम लोग रहते हैं, जिस पे पढ़ के नौकरी लेना चाहते हैं, इसकी बात भी करते हैं। तो चलिए, तो पृथ्वी का व्यास अगर पूछे तो आप दोनों याद रखना होगा। कितना? तो 12,756 से लेके 12,714 तक का जो है व्यास है। अभी इंग्लिश में अगर सुनना चाहते हैं तो सुन लीजिए, कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे तो याद हो गया होगा। 12,000 को हम बोलेंगे, कितना बताएंगे? फोन नंबर की तरह आगे याद करेंगे, 12756 याद रखिएगा, से लेकर याद रखेंगे 12714 तक याद रखेंगे। बस इतना ही याद रखिएगा, आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो पृथ्वी की अगर बात करें, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितना देर घूमता है, कितने घंटे में घूमेगा, ये बताइए। तो आप देखिए, दिन में घूमने वाला जो है अपने अक्ष में बुध और शुक्र है, लेकिन परिक्रमा बहुत कम समय में कर लेता है, 224 से 7 दिन में कर लेता है, 88 डेज में घूम लेता है। बाहरी आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करेंगे, क्योंकि बाहरी आवाज़ आ रहा हो तो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए, पृथ्वी की अगर घंटा की बात करें तो घंटे में करता है पृथ्वी। अगर अपने अक्ष की घूमने की बात करें तो पृथ्वी जो हम जिस पे रह रहे हैं, जिस पे जीवित हैं, वो आपको तो पता नहीं चल रहा होगा, या हम लोग को पता नहीं चलता है कि अपने अक्ष पे घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है, ये तो आप भी जानते हैं। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रहा है, अपनी परिक्रमा जो कर रहा है अपने अक्ष पे, कितने घंटे में? 23.9 घंटे में करता है। तो 23.9 आवर्स में कर लेता है अपने अक्ष पे। कौन? पृथ्वी। ये पढ़ लिए। अब बात करते हैं पृथ्वी की अगर बात करते हैं तो सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो हम बहुत जानते हैं, 1 साल में करता है, 365.26 डेज में करते हैं। मतलब कैसे? 365.26 मतलब 26 बोलते हैं, 26 बोलते हैं, दिन में घूमता है, इसी को बोल देंगे 365.26 डेज में जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है, कौन? पृथ्वी। अब चलते हैं, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का उपग्रह बताइए। मतलब पृथ्वी का उपग्रह का नाम ही है चंद्रमा, और चंद्रमा को भी उपग्रह बोलते हैं। तो ये भी सवाल बन सकता है कि पृथ्वी का चंद्रमा का नाम बताइए, तो चंद्रमा बता दीजिएगा। इसमें सोचना क्या है, समझ रहे हैं, याद रखिएगा। तो चलते हैं अब मंगल की ओर चलते हैं। ये सब इजी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। सिर्फ सुनना है, ना लिखना है, ना पढ़ना है, सिर्फ सुनना है। सुनिएगा तो याद हो जाएगा। PDF नवीन अकाडमी शिक्षा मंत्र पे मिल जाएगा, और जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए। और व्हाट्सएप पे भी आपके लिए स्पेशली ग्रुप बना दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। अभी नहीं दिया गया है क्योंकि उसमें कुछ सुधार अभी किया जा रहा है। तो चलिएगा, अब आ जाइए मार्स पे। मार्स मूवी देखे होंगे, मार्स फिल्म देखे होंगे, अक्षय कुमार जी का मूवी है, आप देखे होंगे, फेमस है ना जी? हाँ है। तो मार्स के मतलब मंगल, तो मंगल को ही मार्स में इंग्लिश में दे दिया है। चाहता तो मंगल ग्रह भी दे देता, फिल्म का नाम दे देता, तो आप भी जानते हैं। चलिए उसको, वो सब जोकिंग है। चलते हैं, अब मंगल की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं। तो इसका व्यास अगर पूछे कितना किमी में है, तो मंगल का व्यास का किमी अगर पूछे तो 6796 बता दीजिएगा। कितना बताइएगा? 6796 बता दीजिएगा। तो जैसे 96 की बात करते हैं, मंगल मार्स की बात करते हैं, तो हम इसे बोलते हैं 6796 बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 6796 बोलते हैं। तो मंगल का अगर व्यास पूछे तो 6796 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, 96 से याद रखिएगा। और अगर पूछे मंगल की बात करते हैं, मंगल का अगर पूछा जाए कि अपनी परिक्रमा जो है, अपने अक्ष की परिक्रमा, अपने अक्ष पे जो है मंगल जो है, मार्स जो है घूमता है, तो कितने घंटे में घूमते हैं? तो 246 आवर में घूमते हैं। कितने में? 246 आवर में घूमते हैं। मतलब 24.6 आवर मतलब घंटे में घूमता है। तो 24.6 घंटे में क्या है? मार्स घूमता है। ये बार बार बोलने का कारण है क्योंकि हम चाहते हैं आपको याद हो जाए, कानों से बाहर एक शब्द भी न जाए। अब बात करते हैं मार्स की बात करते हैं। तो मार्स को अगर हम बात करें तो मार्स जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है पता है? तो दिन अगर पूछ रहा है तो हम बताएंगे 687 दिन में करता है। मतलब 687 डेज में जो है ये मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा करता है। किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा। कौन करता है? मंगल करता है। कब करता है? तो हम बताएंगे 687 डेज में करता है। तो हम बताएंगे 687 डेज में करता है।
87, 27 नहीं 87, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मंगल की बात करते हैं। तो मंगल की बात करते हैं तो मंगल का एक उपग्रह आप पढ़े थे जो कि सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है, और ये जो है मंगल का 2 ग्रह हैं। मंगल की अगर बात करें तो मंगल का 2 उपग्रह होते हैं, पृथ्वी का 1 होता है, और शुक्र और बुध का भाई 1 भी नहीं होता है। चलेंगे आगे चलेंगे। अब चलिए देखिए, इस बुक के हिसाब से थोड़े से ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का ज़्यादा है और शनि का कम है। लेकिन अभी जानते हैं शनि और बृहस्पति में फाइट चल रहा है, कभी शनि का उपग्रह ज़्यादा है, कभी बृहस्पति का उपग्रह ज़्यादा है। तो आपको इसमें सर्च करते रहना है। ये एनसीईआरटी जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें भी अलग अलग है। तो इसमें फाइट चल रहे हैं, कभी बोलता है हम बृहस्पति के हम आगे हो जाएंगे उपग्रह में, फिर शनि बोलता है कि नहीं हम आगे हो जाएंगे। तो ये फाइट चल रहा है। तो इस बुक के हिसाब से ही आंकड़े रखते हैं, ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। ज़्यादा डिस्कस करेंगे जब एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो जो देगा वही माना जाएगा। तो ऐसे आंकड़े के हिसाब से आप नेट पे सर्च कीजिए, उसका ज़्यादा बताता है जुपिटर का भी, और फिर बाद में पता चलता है कि जुपिटर नहीं शनि का ज़्यादा है। तो ये लड़ाई होते रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सर्च हो रहा है। तो चलिए बृहस्पति का हम पढ़ लेते हैं। बृहस्पति का व्यास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बृहस्पति का व्यास की बात करें तो 142984 बताएंगे। कितना बताइएगा? 14, 29, 84 बता दीजिएगा। तब देखिए ऐसे तो अब इतना लंबा याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बस याद रखिएगा 14, 29, 84 मतलब 142984 याद रखेंगे नंबर की तरह। कैसे याद करेंगे? 142984 जो है हमारा बृहस्पति का व्यास है। ठीक है, बृहस्पति का व्यास है मतलब जुपिटर का। अब आपसे ये पूछेगा कि जुपिटर का ये बताइए कि जुपिटर जो है अपने अक्ष पे कितने देर में घूम लेता है। तो अपने अक्ष पे 9.9 घंटे में घूम लेता है। सोचिए कितना जल्दी घूम लेता है अपने अक्ष पे, क्योंकि बड़ा है अपने अक्ष पे घूमना इसका आसान है। तो 9.9 घंटे में घूम लेता है, मतलब 9.9 आवर में घूम लेता है। ठीक है, अब बृहस्पति की बात करें, जुपिटर की बात करें, तो अब बताइए सूर्य की परिक्रमा जो है करने में ही इसका बहुत लंबा समय लगता है। अपने अक्ष पे घूमने में इसको 9.9 घंटे लगते हैं, लेकिन ये परिक्रमा करने में इसको बहुत ज़्यादा लंबा लगता है। कितना लगता है? 11.9 ईयर्स लग जाते हैं। मतलब कहने का मतलब 11.9 वर्ष लग जाता है सिर्फ इसको सूर्य की परिक्रमा करने में। किसको? जुपिटर को, बृहस्पति को। ठीक है, अब देखिए जुपिटर की अगर उपग्रह की बात करें तो 79 इस बुक के हिसाब से दिया गया है। ये जो है बुक जो है आपका याद रखिएगा 23-24 का बुक है, लेकिन इसमें अभी तक 79 ही आंकड़े दिए हैं। आप टेंशन ना दीजिएगा, आपके एग्जाम से पहले हम सारा क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो गूगल सर्च करते हैं तो अच्छी बात है, सब लोग सर्च करता है, लेकिन अभी इस बुक के हिसाब से 79 ही याद रखेंगे। शनि की बात करते हैं, सटर्न की बात करते हैं। सटर्न का व्यास अगर पूछे तो 120536 बता दीजिएगा। कितना? 120536 याद रखिएगा। तो अगर शनि का व्यास पूछे तो 120536 याद रखिएगा। ऐसे 120536 याद रखिएगा। अगर पूछे कि कितने आवर में घूमता है तो 104 आवर में जो है अपने अक्ष पे शनि घूमता है। मतलब अपने जहाँ पे शनि है अस्थाई उस जगह घूमता है। कितने? तो 104 आवर्स में घूमता है, मतलब 10.4 में 10.4 आवर में घूमता है। अगर आपसे पूछे कि वर्ष कितने वर्ष में, तो सोचिए जब बृहस्पति का टाइम लग जाता है 11 वर्ष के लगभग, तो हम शनि का भी तो लगेगा, तो शनि का तो और भी लगेगा। कितना लगेगा? तो आप देख लीजिए शनि का लगेगा 29.5 वर्ष लग जाएंगे, मतलब 29.5 ईयर्स लग जाएंगे। ये हो गया शनि का। अब शनि की बात करते हैं तो शनि का अगर उपग्रह की बात करें तो ये 62 ही बताया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कि अगर बात करें अरुण की, अगर बात करते हैं हम, तो अरुण का ये बताइए कि अपने अक्ष पे तो जान गए आप 17.2 घंटे में घूमता है, लेकिन अरुण जो है सूर्य की परिक्रमा कब करेगा? अरुण को यूरेनस बोलते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूँ। तो ये याद रखिएगा 84 वर्ष लग जाते हैं। 84 वर्ष 84 ईयर्स लग जाएंगे। क्या लग जाएंगे? 84 ईयर्स लग जाएंगे अपने अक्ष पे घूमने में। 84 मतलब 84 ईयर्स। कितने? 84 ईयर्स। ठीक है, अब बात करते हैं तो इसके उपग्रह कितने? तो बेचारे का 27 होते हैं। बेचारे इतने दूर हैं कि 27 होते हैं, और भी खोजा जा रहा है लेकिन 27 ही है। ठीक है, याद हो गया होगा। चलिए थोड़े फन के साथ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये सब इतने बार पढ़े हुए हैं तो भी बहुत लोगों को याद नहीं होता, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अगर मेरी बात से कभी भी बुरा लगे तो क्षमा चाहेंगे, लेकिन अच्छा लगे तो कमेंट तो बनता है, जरूर करेंगे। चलिएगा अब वरुण की बात करें।
वरुण की बात करें तो वरुण का नाम है नेपच्यून। वरुण को क्या बोलते हैं? नेपच्यून। नेपच्यून का व्यास अगर पूछे तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 49100, याद रखिएगा 4900 ऐसे कर दीजिएगा। 49 ऐसे क्या करेगा? 49 को बोलेंगे 49 और 100 लिख दीजिएगा, तो 4900 ऐसे बोल दीजिएगा। तो आप याद रखिएगा 49100 याद रखिएगा। इसका व्यास है किसका? नेपच्यून का। नेपच्यून मतलब वरुण का। अब वरुण जो है अपने अक्ष पे कितने घंटे में घूमता है? तो 18 घंटे में घूमता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और वरुण का अगर व्यास पूछे तो हम क्या बताएंगे? क्या बताइएगा? बताइए। तो हम बताएंगे कि 164.8 वर्ष तक जो है वर्ष में सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, अपने आसपास मोबाइल रखे ना, उसके हाथ घुमाइए, आपको याद कीजिए कितने वर्ष में? तो 164.8 वर्ष में जो है वरुण जो है क्या करता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। तो हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? 164.8 ईयर्स में करता है वरुण मतलब नेपच्यून। और इसके उपग्रह कितने हैं? तो 13 हैं। कितने हैं? 13 हैं। तो आज के लिए ये तो हो गया खत्म। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नहीं, सॉरी, नेक्स्ट मतलब पेपर चलते हैं। आ जाइए। अब उतना देर मैंने उसमें जो मैंने वेस्ट किया है टाइम, इसलिए वेस्ट किया क्योंकि आपको याद हो जाए। तो आप अगर याद करना चाहते तो करिएगा, नहीं तो स्किप करके आगे आप पढ़ सकते हैं, उसमें आपके लिए टेंशन नहीं है। देखिएगा, देखिए ध्यान से देखेंगे और सब इम्पोर्टेंट। चलिए देखिए, पूछ रहा है कि एक ग्रह, जो ग्रह है, अब एक भी कोई भी ग्रह, ठीक है, एक ग्रह कि अपने कक्ष पर, अपने कक्ष जहाँ पे ग्रह है वहाँ पे, ठीक है, कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो सोचिए ग्रह का देखा जाए, अपने कक्ष पे जहाँ पे सूर्य है, ग्रह है, वहाँ से सूर्य जो है, सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाएगा? तो अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। और जैसे ही बात करेंगे कि एक ग्रह कि अपने कक्ष से सूर्य की न्यूनतम दूरी, याद रखिएगा, को क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? उपसौर कहेंगे। ये इतना बार ये सवाल पूछ चुका है कि आपको याद करना जरूरी है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बताते हैं कैसे। देखिए, अगर मान लीजिए कि एक ग्रह की अगर बात करें, जो ग्रह है हमारा, प्लानिट है, आप जान लीजिए प्लानिट जो है, अगर प्लानिट से अगर पूछा जाए कि सूर्य की अधिकतम दूरी जो है उसे क्या कहेंगे? तो अपसौर कहेंगे। अगर पूछे कि प्लानिट से मतलब ग्रह से सूर्य की अगर न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? तो उपसौर कहेंगे। तो उप मतलब होता है नजदीक और अप माने होता है नीचे, मतलब दूरी, ऐसे याद रखेंगे। तो हम बोलेंगे अपसौर। तो जैसे सूर्य और ग्रह की दूरी की बात होगी, अपसौर लगा दीजिएगा, अप लगा दीजिएगा। अगर ग्रह और सूर्य की न्यूनतम दूरी की बात होगी, न्यूनतम दूरी की बात होगी, तो हम लगा देंगे उपसौर। ऊपर मतलब ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर की ओर बढ़ेगा, ग्रह और सूर्य एकदम नजदीक हो रहे हैं, ऊपर अप ऐसे याद करेंगे तो उपसौर बोलेंगे। और ग्रह और सूर्य की जो है दूरी बन रहा है, दूर हो रहा है, तो अपसौर। अप मतलब दूर होते जाना, ऐसे याद करिएगा। याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक अच्छा लगा कि नहीं, ये बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, बात करते हैं सूर्य के धरातल। सूर्य के धरातल का तापमान अगर पूछे लगभग कितना होता है, तो हम बताएंगे 6000 डिग्री सेल्सियस। कितने होते हैं? 6000 डिग्री सेल्सियस। तो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है किसका है? तो सूर्य का धरातल का तापमान पूछा है, सूर्य के धरातल का तापमान पूछ रहा है इतना, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि गड़बड़ कर दिएगा, डीप में पूछता है। अब बीपीएससी वाले तो पक्का याद रखेंगे। और सवाल है कि मध्यरात्रि सूर्य का जो है क्या अर्थ है? अगर पूछा जाए कि मध्यरात्रि जो सूर्य है उसका अर्थ क्या है, तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही जो है मध्यरात्रि सूर्य जो है कहलाता है। तो मध्यरात्रि में क्या होता है? अस्टार ही तो चमकता है, मतलब अस्टार मतलब तारा ही तो चमकता है, तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। तो मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ ही होता है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही जो है मध्यरात्रि सूर्य कहलाएगा, ऐसे याद रखेंगे। और सूर्य क्या है? मेरा तारा है, अस्टार है। चलिएगा, आपसे पूछेगा कि मध्यरात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सोचिए, मध्यरात्रि सूर्य को हम क्या कहते हैं? तो सूर्य की ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही जो है मध्यरात्रि सूर्य है। और मध्यरात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देगा आपको? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देगा। कहाँ देगा? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, एरिया में दिखाई देगा, ठीक है।
वो मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन को मैंने बोला है, ठीक है। स्टार मतलब जो ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, कुछ अर्थ मत लगाइएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, सूर्य में काला धब्बा क्या है, बताइएगा। सूर्य में अगर काला धब्बा पूछे तो ऐसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि सूर्य में जो काला धब्बा है क्या है वो, तो हम बताएंगे वैसे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ होते हैं। क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं, ठीक है। अब सूर्य के सबसे दूरी जो है कौन सा ग्रह है, तो सूर्य से अगर पूछा जाए सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, यही है ना। तो सूर्य के सबसे दूर वाला ग्रह है वरुण। वरुण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? नेपच्यून। एन से इंडिकेट करते हैं, नेपच्यून कहते हैं। ये हो गया। अब हम पढ़े अभी। अब चलिए बात करते हैं सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना लगता है। देखिए ये सवाल पूछता है, क्या पूछता है बता देते हैं। ऑप्शन में 8.3 मिनट लगते हैं, मतलब 8.3 मिनट लगते हैं, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सूर्य जो है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती पर मतलब पृथ्वी पर पहुंचने में कितना मिनट लगता है, तो 8.3 मिनट लगते हैं। ये आप तो क्लियर है। चलिए ठीक है। कौन सा ग्रह जो है सूर्य के सबसे निकट है, तो बुध। हम जानते हैं, अब बुध अपने अक्ष पे तो जानबे करते हैं आप, ठीक है, कितने दिन में घूमता है, लेकिन सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 डेज में। ये भी आप जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं इस पे, तो इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, तो 88 डेज लेता है। अभी जस्ट पढ़े थे आप और उसी को ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, ये जरूर ध्यान रखेंगे। अब चलिए और सवाल क्या पूछता है कि कौन सा ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है, तो बुध ही तो लगाता है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं 88 डेज लगाएगा तो सबसे कम ही समय तो लगा रहा है, ठीक है, आप जानते हैं। अब देखिए बुध का एक बार और पढ़े थे, फिर से यही क्वेश्चन को फिर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है कौन? बुध है ही सबसे। अगर सूर्य का चक्कर लगाने में अगर पूछा जाए सबसे तीव्र में, तो बुध ही है, क्योंकि 88 डेज में घूम लेता है भाई सूर्य का। चलिए अब बात करते हैं कि किस ग्रह का द्रव्यमान जो है न्यूनतम है। तो ग्रह का जो है सबसे कम कौन चल रहा है? बुध चल रहा है। तो द्रव्यमान जो है कम न्यूनतम होता है बुध ही का होता है, ठीक है। बुध का भी पढ़ेंगे फिर आगे चलेंगे। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? देखिए घनत्व के मामले में अगर देखा जाए, डेंसिटी के मामले में देखा जाए, तो बुध जो है, मरकरी जो है सबसे ज्यादा है। तो अगर देखिए द्रव्यमान न्यूनतम किसका है, तो बुध का है। लेकिन औसत घनत्व अगर पूछे सबसे अधिक किसका है, तो जो है बुध का है। तो द्रव्यमान न्यूनतम हो तो बुध, अगर घनत्व पूछे सबसे अधिक किसका है, तो बुध का, ठीक है, ये समझ गए। किस ग्रह का जो है अक्षीय झुकाव जो है सबसे अधिक है, तो बुध का ही होगा ना। अक्षीय झुकाव की अगर बात करें तो हम जानते हैं सबसे अधिक जो है ये बुध का ही झुकाव सबसे ज्यादा होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। बुध ज्यादा बड़ा नहीं दिखता है, ठीक है। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को। अब शुक्र पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी का बहन और सबसे चमकीला तारा शुक्र ही कहा जाता है, जिसे विनस कहते हैं, है ना। ये छूट गया था, एक मिनट, ये वाला छूट गया। ये सौरमंडल का कौन सा ग्रह जो है लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो ये जो है शुक्र है। इसीलिए पृथ्वी जितना बड़ा है इसलिए जो है जुड़वा बहन कहलाता है। और चंद्रमा जैसा कौन है, तो बुध है ना। चंद्रमा जो ग्रह है वो उस तरह से दिखने वाला ग्रह कौन है, उसी के साइज का, तो वो दिखता है बुध को, ठीक है। बुध मतलब मरकरी। और सौरमंडल का कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पृथ्वी जितना बड़ा दिखता है पृथ्वी का, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र को। और पृथ्वी की बहन जो देख रहे हैं आप शुक्र को ही कहते हैं। इसी जगह पे जुड़वा बहन भी दे देगा, पृथ्वी का बहन के जगह पे जुड़वा बहन बोल देगा, तो हम जानते हैं शुक्र और पृथ्वी को कहते हैं। तो समझ रहे हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा किस ग्रह को शाम का तारा एवं भोर का तारा कहा जाता है, तो शुक्र को, विनस को ही कहते हैं, आप जानते हैं। तो जैसे ही शाम का तारा हो, भोर का तारा हो, हम शुक्र को याद रखेंगे, विनस को याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है, तो विनस ही तो है, देख रहे हैं, विनस ही तो है सबसे चमकदार, इसी को कहते हैं शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह
की पूजा जो है देवी के रूप में करते थे तो शुक्र को करते थे, वीनस को करते थे। किसे करते थे? वीनस को करते थे। तो वीनस की पूजा करते थे यूरोपवासी, देवी के रूप में पूजा करते थे। और भी शुक्र के बारे में पढ़ते, फिर एक बार फास्ट चलेंगे, ठीक है। पृथ्वी से निकटतम जो दूरी पर स्थित कौन सा ग्रह है? तो हम बोल देंगे शुक्र। अब पृथ्वी के निकटतम ही तो है, जैसे बुध, शुक्र और फिर पृथ्वी आता है, तब मंगल आता है। तो पृथ्वी के निकटतम कौन हुआ? ये शुक्र हुआ, है ना। अब देखिए, किस ग्रह को सुबह का तारा कहते हैं? सुबह का तारा कहिए, भोर का तारा कहिए तो शुक्र को ही कहते हैं। चमकीला तारा कहिए, शुक्र को ही कहेंगे। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहिए, शुक्र को ही कहते हैं। पृथ्वी का बहन कहिए, शुक्र को ही कहते हैं। सब चीज़ तो कहते हैं। चमकदार ग्रह भी हो गया। और अगर यूरोपवासी पूजा करते थे देवी के रूप में तो शुक्र को पूजा करते थे। पृथ्वी का निकटतम जो है ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, ये भी बोल सकते हैं। तो है ना, समझ रहे हैं। चलिए, तो इसमें रिपीट तो हो गया। अब और शुक्र का सवाल है, कौन सा ग्रह जो है सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद और पीले बादल से बने हैं या बना है? तो वो है शुक्र है। क्या है? शुक्र है। शुक्र ग्रह है, मतलब वीनस है। क्या है? वीनस है। समझ गए? वीनस है। तो आपसे पूछेगा सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें जिस ग्रह में सल्फ्यूरिक एसिड है वो कौन सा ग्रह है? तो हम बोलेंगे शुक्र ग्रह है। और सल्फ्यूरिक एसिड जिस ग्रह में है उसमें उसके कारण क्या होता है? घना जो है घने सफ़ेद और पीले बादल बने हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो हम शुक्र ग्रह कहते हैं, वीनस कहते हैं, है ना। किसी भी तरह पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा ना, हम यही चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसी पेज में नीचे भी दिया हुआ है, 2 पार्ट में मैंने इसे आसानी से कर दिया कि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस चीज़ को देखिए, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिएगा। बाहरी आवाज़ थोड़े से सुनते रहेंगे, क्या करेंगे, है ना। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को ही कहा जाता है। अब सोचिए, सौंदर्य का देवता, चमकीला देवता भी चमकीला ग्रह भी कहते हैं, सौंदर्य का देवता कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं, और इसे और भी कहा जाता है। इतना कहा जाता है कि आप जानते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के कारण जो है सफ़ेद और पीले बादल बने होते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो शुक्र को ही कहते हैं, वीनस को ही कहते हैं। चलिए बढ़िया से कर देता हूँ। पृथ्वी का परिक्रमा वेग कितना है? तो हम बताएंगे 29.8 किलोमीटर सेकंड होगा, या किमी सेकंड होंगे, ऐसे याद रखिएगा, किमी सेकंड होंगे। तो 29.8 किमी सेकंड होंगे। अगर पूछता आपसे कि व्यास क्या होता है, तो व्यास आप बहुत लंबा होता है इसका, 12756 मैंने बताया था, आप देखे होंगे, ठीक है। तो ये छोड़िए, वो सब बातें तो आप पढ़ा चुके हैं, तो दोबारा नहीं पढ़ाना चाहते। चलिएगा आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बताइएगा। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट घूमता है, आप अच्छे से जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं ये भी। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है कैसे? तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है स्थित है कहाँ है? तो शुक्र एवं मंगल के बीच है, मतलब वेनस और मार्स के बीच है, ठीक है। मार्स मतलब मंगल, वेनस और मंगल के बीच है, ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। और ये सवाल इतना बार पूछा है कि बहुत लोग आसानी से लगा सकते हैं, बहुत लोग गलत भी लगा के आते हैं, तो आप क्लियर कर लीजिए। जैसे ही बात करें शुक्र और मंगल, याद रखिएगा शुक्र और मंगल के जगह पे वीनस और मार्स भी दे देता है। तो मार्स और वीनस के बीच के मध्य कौन सा ग्रह है पूछता है, तो हम बताएंगे अपना पृथ्वी, मतलब अपना अर्थ है, ठीक है। तो पृथ्वी मतलब अपना अर्थ है। तो शुक्र और मंगल के बीच कौन सा है? तो पृथ्वी जो है स्थित रहता है। आप देख सकते हैं, आप जो मैंने पढ़ाया उसमें मैप देखिए, मैप देखने की क्या जरूरत है, इसमें तो टेबल दिया हुआ है, आप देखिए। चलिए, अब पृथ्वी का आप शुरुआत हो चुका है, तो पृथ्वी को तो पढ़ेंगे ही। कौन सा नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो हमारा पृथ्वी जो है नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो नीला ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है? पृथ्वी को जानते हैं। सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी कब होती है? तो हम जानते हैं 4 जुलाई को होता है। कब होता है? 4 जुलाई को होता है। तो जैसे ही सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है अधिकतम दूरी पूछे तो हम बताएंगे 4 जुलाई को। क्या बोलेंगे? 4 जुलाई को, ठीक है। अब पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 जनवरी को बोलते हैं। तो ये आप पढ़ लिए, 3 जनवरी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही इस चीज को देखिए, अब से भूलना नहीं है, सुन लीजिए और याद एकदम कर लीजिए। तो याद रखेंगे, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी पूछे, सूर्य और पृथ्वी मतलब सन और अर्थ के बीच के बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, तो कब होती है? तो 4 जुलाई को होता है। सोचिए, पृथ्वी हमारा जो है, हमारा पृथ्वी सूर्य
से दूरी जब होता है तो वो 4 जुलाई को देखिए आप, 4 जुलाई आएगा ना तो देखिएगा दूरी दिखेगा आपको सूर्य और पृथ्वी का। अब देखिए सूर्य और दूरी तो अब 4 जुलाई पड़ रही है, अब पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो न्यूनतम दूरी, कम दूरी दिखेगा सूर्य और पृथ्वी, लगेगा जैसे कि सूर्य हमारे पास है। तो वो कब होता है न्यूनतम दूरी, तो ये 3 जनवरी को। तो 3 जनवरी को उठिएगा एक बार सुबह, ठीक है, 3 जनवरी को, और नज़दीक से देखिएगा तो लगेगा अरे वाह, मेरा पृथ्वी तो मेरे पास, मेरा पृथ्वी जो है सूर्य के पास है, या सूर्य हमारी पृथ्वी के पास है, ऐसे याद हो जाएगा। ये फन करने के लिए मैंने बोला है और कुछ नहीं। और अगर आपसे पूछे अधिकतम दूरी, तो 4 जुलाई को उठिए सुबह सुबह, या 4 जुलाई को देखिए, और देखिएगा तो देखिएगा लगेगा अरे राम, सूर्य कितना दूर चला गया है ना। तो याद रखिएगा, दूरी अगर पूछे तो 4 जुलाई, और नज़दीक पूछे तो 3 जनवरी, है ना। और जनवरी, 3 जनवरी समझिए नया साल शुरू हो जाता है, 1 जनवरी से हैप्पी न्यू ईयर हो जाता है, तो नज़दीक लगेगा ना। ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला है, और कोई भी सीरियस ना लेंगे, बस याद करेंगे। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात है, अगर याद हो गया तो ऐसे ट्रिक्स है। चलिए, मैं चाहता हूँ कि ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक से अच्छा है कि हम अपनी कहानी को बना के आपको याद करवा दें। चलिए, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द जो है परिक्रमा करती है, लगभग कब करती है, लीजिए अभी जस्ट इतना बड़ा भाषण मैंने दिया है टेबल के रूप में, तो आप पढ़े होंगे। तो 365 दिन, 365 दिन लगता है, तो 365.6 दिन लगते हैं, ठीक है, मतलब डेज होते हैं। तो 365.6 डेज लगते हैं क्या परिक्रमा करने में, तो सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को इतने डेज तो लगते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, इस पे भाषण दे चुके हैं फन के साथ। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह अगर पूछे तो चंद्रमा है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक उपग्रह करने का मतलब है कि पृथ्वी का अपना उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है, बस जानते हैं। और अगर पूछते कि पृथ्वी का चंद्रमा जो है, पूछ देता है उपग्रह की जगह पे कि पृथ्वी का प्राकृतिक चंद्रमा कौन है, तो चंद्रमा ही तो है। लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, और भी उपग्रह का चंद्रमा के नाम से पूछ देगा कि शुक्र का है क्या, शुक्र का कितने चंद्रमा हैं, एक भी चंद्रमा नहीं, चंद्रमा मतलब उपग्रह। अब बात करते हैं, क्या बात करते हैं, तो देखिए बात करते हैं, अगर बात करते हैं सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछा जाए तो कितना माना जाता है पता है, कभी कभी 150 मिलियन दे देता है। क्या बोलता है, 150 मिलियन किमी दूरी पे है, ठीक है। पृथ्वी से अगर पूछा जाए, सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर पूछा जाए, मतलब सन से अर्थ की दूरी अगर पूछा जाए, तो हम बताते हैं 150 मिलियन, लेकिन कहीं कहीं 149 मिलियन किमी देता है। तो आप दोनों ऑप्शन को याद रखेंगे, अगर जो ऑप्शन दिया रहेगा उस ऑप्शन के हिसाब से ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर देखते हैं 150 मिलियन दे देता है और 149 मिलियन देता है, तो आप याद रखिएगा ये दोनों में से एक ही देगा। अगर 150 149 में दिया रहा, अगर मान लीजिए संयोग से, तो आपका एक नंबर ऐसे भी मिलेगा, क्योंकि आप 50 लगा के आइए चाहे 49 लगा के आइए, लेकिन ज़्यादातर आप याद रखिएगा 149 लगाइएगा, उसके बाद 150 लगाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देना होगा किसी भी आंसर को, तो सबसे पहले हम 149 को लगाएंगे, तभी 150 दीजिएगा, अन्यथा जो है अगर 149 नहीं तो 50 लगा के चला सकते हैं, कम मत लगाइएगा, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए बात करते हैं यहाँ पे कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी, ये तो पढ़ लिए, हटाइए इसको, क्यों पढ़ना, यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, तो पृथ्वी का जो है दिन रात अवधि जो कहाँ पे होता है पता है, भूमध्य रेखा पे होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पे जगह पे विषुवत भी कर देता है, विषु भी कर देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, तो भूमध्य रेखा पे होता है। तो पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान कब होगा, भूमध्य रेखा पे होगा, भूमध्य रेखा को याद कर लीजिए। अब देखिए थोड़े से इंपॉर्टेंट बात जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है, चलिए हम पढ़ते हुए बताते हैं आपको। तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को हम लोग सबसे लंबा दिन मानते हैं। देखिए सब लोग डेट याद करते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में फिर भूल जाते हैं, ऑप्शन आता है तो हम अब आपको याद करवा देते हैं। जैसे हम 4 जुलाई 3 जनवरी याद करवाए हैं, उसी तरह 22 दिसंबर को याद करें। जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध की बात करेगा, दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे की ओर चले जाइए, साउथ नीचे की ओर चले जाइए, तो दक्षिणी गोलार्ध मतलब नीचे की ओर गए, और जब नीचे जाइएगा तो सबसे लंबा दिन तो दिखेगा ही, और सबसे लंबा दिन दिखेगा तो डबल 2 आपको दिखेगा, क्योंकि भाई 22 दिसंबर के दिन जाइएगा, बहुत ठंडे के समय जाइएगा, उस समय ठंडा तो आ जाता है, बहुत अच्छा वाला, ऐसा भी नहीं कह सकते कि खराब है, कम है, नहीं, आ जाता है। तो 22 दिसंबर को याद रखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध जब जाइएगा ना तो सबसे लंबा दिन दिखेगा, समझ गए, याद हो गया। तो 22 दिसंबर सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में।
आपके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से लैंग्वेज को हम फन करने के चलते बोलता हूँ। अगर बुरा लगता है मेरी बातों से क्षमा चाहेंगे, लेकिन मैं याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ। देखिए, पृथ्वी की उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो 1 है। जैसे ही पृथ्वी की बात करेगा उपग्रह की तो 1 है। इसमें हम बार बार क्यों पूछे, है ना। चलिए इस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है? तो चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तो इसमें क्या पूछना, चलिए आगे चलते हैं। कौन सा तारा मतलब स्टार पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? तो सूर्य ही तो है जो कि हमारे नजदीक है, पृथ्वी से नजदीक है। मतलब हम कहाँ रहते हैं? पृथ्वी से नजदीक कौन है? सूर्य। और कितना है? 149 मिलियन दूरी पे है, बस, ज्यादा तो नहीं है। 150 मिलियन भी कभी कभी बता देते तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 150 मिलियन दूरी पे है हम लोग, 149 मिलियन दूरी पे हैं। तो दोनों में से कोई ऑप्शन सब सही है। चलिए, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया, मतलब प्रतिपादित किए, बताए कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है या करती है? तो हम बताएंगे कॉपरनिकस। तो जैसे ही बात करेंगे कि सर्वप्रथम अगर प्रतिपादित करने की बात करें तो कॉपरनिकस ने बताया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करता है, मतलब सूर्य की परिक्रमा करता है। ये बताने वाले व्यक्ति वैज्ञानिक कॉपरनिकस थे। कौन थे? कॉपरनिकस। ये बहुत बार सवाल पूछा है, इसलिए याद कर लीजिएगा कॉपरनिकस को। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, पाइथागोरस जी थे। कौन थे? पाइथागोरस जी थे। तो पाइथागोरस एक मैथ भी होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन हम बताएंगे कि पाइथागोरस जी जो थे प्रथम विद्वान थे जो बताए कि पृथ्वी गोलाकार है। तो गोलाकार बताने वाले व्यक्ति कौन है? तो पाइथागोरस जी। और पाइथागोरस जी पहले विद्वान हो गए, मतलब प्रथम हो गए ना, कि गोल बताए पृथ्वी को। लेकिन गोल है तो नहीं, पूरा गोल तो है नहीं, है ना। तो ये याद रखिए, गोल बताने वाले कौन थे? पाइथागोरस जी। अब देखिए, पृथ्वी की परिधि अगर पूछे कि पृथ्वी की परिधि है तो कितनी परिधि है बता सकते हैं? तो हम बताएंगे 40075 किमी है। कितना है? 40075 किमी है। मतलब क्या बताएंगे? 475 किमी है। क्या बताएंगे? 475 किमी है, ऐसे बता दीजिएगा। नहीं तो बोलिएगा कि क्या बताइएगा, 40075 किमी है। किसके? पृथ्वी की परिधि। हर ढंग में मैं बोलता हूं कि जिससे आपको याद हो जाए। अब देखिए, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास अगर पूछे लगभग कितना होता है तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्यास हम पढ़े थे। तो पृथ्वी का व्यास अगर पूछता है तो कहाँ होता है? सबसे पहले भूमध्य रेखा पर। यही पूछता है कि पृथ्वी का व्यास जो है लगभग कहाँ पर है? तो भूमध्य रेखा पर। इसी पे नाप, इसी के हिसाब से बनाया जाता है। तो इसका व्यास अगर पूछे तो हम व्यास पूरा अगर व्यास जानते हैं तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 12756। तो ये जो है आपका व्यास किमी है। अगर पूछे कि सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या जो है मापने वाला विद्वान कौन था? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? इरेटोस्थनीज जी थे। देखिए, इरेटो या इरेटास्थनीज भी बोला जाता है इनको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर सबसे ऊपर इरेटास्थनीज बोले थे, तो इन्हीं का नाम है। तो जैसे ही पूछे कि सर्वप्रथम अगर पूछे कि पृथ्वी की त्रिज्या की बात करें, मापने की बात करें, तो वो विद्वान कौन थे? तो इरेटोस्थनीज जी थे। चलिए, ये हो गया आपका क्लियर। अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि पृथ्वी को उसके जो है काल्पनिक अक्ष, काल्पनिक आप जानते हैं काल्पनिक अक्ष, ठीक है, पर घूमने को क्या कहते हैं? तो घूर्णन ही तो कहते हैं। अब मान लीजिए पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पे घूमना है, अक्ष पे मतलब अपने अक्ष की ही बात कर रहा है, काल्पनिक अक्ष को क्या कहेंगे? तो हम बोलते हैं घूर्णन। क्या बोलते हैं? घूर्णन। ठीक है, ये आप जान गए। ये शब्द पूछता है कि काल्पनिक अक्ष जो होता है जिस पे घूमता है पृथ्वी, उसको क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। ये आप जानते हैं, ठीक है। आपसे पूछेगा किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो देखिए, अब बताइए आप, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि नहीं? आपको होगा। पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस जी थे। अब यहां पे पूछ रहा है कि पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, अब बताइए कौन कहा? अब देखिए, दोनों का नाम आता है। पाइथागोरस जी जो हैं प्रथम विद्वान थे, क्या थे? बताए कि गोलाकार है, क्या? पृथ्वी। अब इसमें बता रहे हैं कि किसने कहा कि पृथ्वी गोल है। अब देखिए, पृथ्वी कहा कि गोल है, गोल फाइनल, अब गोलाकार है तो पाइथागोरस। अब बताइए दोनों में से है तो पहली बार कौन कहा कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहेंगे अरिस्टोटल बोले थे।
तो देखिए दोनों का नाम आता है। देखिए कंफ्यूज हो दूर कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बोलिएगा सर आप गलत बता दिए। तो गोल की बात करेंगे तो हम बताएंगे अरिस्टोटल बताएंगे, ठीक है। और गोलाकार की बात करेंगे, गोलाकार लग जाएगा, कार लग जाएगा, तो हम बताएंगे पाइथागोरस थे, प्रथम विद्वान थे। लेकिन पहली बार शब्द का अगर कहिए कि कौन बोले भाई पृथ्वी गोल है, तो अरिस्टोटल बताएंगे, ठीक है। दोनों में से ऐसे ऑप्शन को पहचानिएगा, गलती मत करिएगा। अब चलिए, पृथ्वी के अतिरिक्त जो है किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, तो मंगल पर वायुमंडल पाया जाता है। मतलब पृथ्वी के अतिरिक्त, पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी के अलावा पृथ्वी पर जो हम जानते हैं कि वायुमंडल पाए जाते हैं, लेकिन और कौन सा है, तो मार्स ही तो है, अभी पता चला है। मंगल पे अभी तो और भी पता चलेगा कि उस पे भी है, लेकिन अभी हम मान के चलते हैं मंगल पे है, ठीक है। ये हम जान गए। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है, तो मंगल पे ही तो है, मंगल पढ़ने लगे। अब देखिए वायुमंडल होगा तो ऋतु परिवर्तन भी तो संभव होगा, है ना। अब देखिए लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो मंगल। मंगल को रेड प्लैनेट भी कहते हैं और इसे लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह भी कहते हैं, रेड ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट भी कहते हैं। किसे कहते हैं, तो मंगल को कहते हैं, मार्स को कहते हैं, है ना। अब पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है, मतलब प्रेजेंट रह सकते हैं, उपस्थित रह सकते हैं, तो मंगल पे ही तो रह सकते हैं, ठीक है। मंगल पे अभी जीवित रह सकते हैं। अब जाइए भाई, अब पृथ्वी सोचिए कि डूबने वाला है, तो अब चल जाइए मार्स पे। वायुमंडल होता है तो वायुमंडल होगा तो परिवर्तित होता है, इस पे जीवन जीना संभव हो सकता है मंगल पे ही। तो अब इस पे एक पर्वत भी मिला है, तो कौन पर्वत है उसका नाम पूछा जा रहा है। निक्स ओलंपिया जो है, नेक्स्ट ओलंपिया कोलंबस पर्वत जो है किस ग्रह पर स्थित है, तो हम बोलेंगे मंगल पर, मतलब मार्स पे। यही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मार्स पे। तो ये पर्वत का नाम याद रखिएगा। तो कैसे याद रखिएगा, नेक्स्ट मैंने लगा दीजिए, नेक्स्ट ओलंपिया, ओलंपिया ओलंपिक को याद करिएगा, ओलंपिया कोलंबस, कोलंबस, ठीक है, कोलंबस को याद रखिएगा। तो पर्वत जो है कहाँ मिलेगा, तो आप बताइएगा मंगल पे, मार्स पे। चलिए, प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो फाइंडर है। कौन फाइंडर है, तो पाथ फाइंडर है। ये इतना बार पूछा है, आप रेलवे में भी आप अगर मेरा देख रहे होंगे सार संग्रह रेलवे का जो प्रीवियस ईयर है, उसमें आपको ये सवाल मिलेगा। तो पाथ फाइंडर की अगर बात करें, पाथ फाइंडर की बात करें, तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। तो अंतरिक्ष यान का नाम पाथ फाइंडर है, जो कि पहली बार उतरा था कहाँ, तो मार्स पे, मतलब मंगल ग्रह पे। अब चलते हैं थोड़े से बड़े, पृथ्वी की बात करते हैं। मार्स के बाद हम मतलब मंगल के बाद पृथ्वी आ जाता है। अब 3 अंदर हो गए, अब 3 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, वो हम बताएंगे बाद में। देखिए, बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसे संकेत के सूचक हैं, तो अशांत बादल के। जैसे ही अगर बात करें जुपिटर की, जुपिटर ग्रह की, प्लैनेट की बात करें, जुपिटर प्लैनेट की, उस पर अगर लाल धब्बा दिखा तो क्या संकेत का सूचक है, क्या इंडिकेट करता है, क्या सिंबल है वो, तो अशांत बादल है। वो क्या है, अशांत बादल है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अशांत बादल जो है वो हमारा क्या है, बता सकते हैं। तो अशांत बादल जो है वो याद रखिएगा, वो पृथ्वी का, ग्रह का लाल धब्बा को हम जो है सूचक मानते हैं, ठीक है। तो अशांत बादल समझिए रहे कि अशांत है वो, उस पर कोई संभव ऐसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो शांत बादल के रूप में हम पृथ्वी के ग्रह के लाल धब्बे को इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। ये आप समझ गए। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछे तो हम बताएंगे बृहस्पति, मतलब जुपिटर। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, ये हम अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सूर्य के ग्रिड, सूर्य के ग्रिड बोला जाता है, ग्रिड मतलब आसपास, याद रखिएगा। सूर्य की ग्रिड परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो है अधिकतम समय लेता है, तो हम जानते हैं जुपिटर लेता है। जुपिटर मतलब बृहस्पति लेता है, ठीक है। अब बृहस्पति लेता है, सूर्य की ग्रिड कहने का मतलब सूर्य की परिक्रमा करने में कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक लेगा, मतलब प्लैनेट जो है सबसे अधिक घूमने में, मतलब टाइम लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, तो हम जानते हैं इसे, किसे, बृहस्पति को। अब किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं, तो हम जानते हैं शनि का होता है। शनि जो है पूछिएगा, शनि जो सटर्न है, सटर्न जो प्लैनेट है, उसके चारों ओर जो है वलय होते हैं। आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, मैंने शुरू में नहीं क्लियर किया था, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन अभी हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, शनि ग्रह
जो हैं ग्रह के कितने उपग्रह हैं, तो 62। देखिए 62 तो हम पढ़ते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, टेक्स्ट बुक आप पढ़े होंगे, टेक्स्ट बुक का नाम सुनते हैं, उस हिसाब से अगर बताएं कि टेक्स्ट बुक के बुक के हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए अभी तक का अगर बुक का देखा जाए या विकिपीडिया के अनुसार देखें तो आपको बताएगा 145 जो हो गया है शनि का उपग्रह हो गया है, 145 हो गए हैं आश्चर्यजनक रूप से। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो 62 ही माना जाता है, लेकिन ऑफिशियल अभी नहीं हुआ है। लेकिन ऑफिशियल समझिए कि इस 2024 के हिसाब से हमको लगता है हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं हुआ है। लेकिन टेक्स्ट बुक के बुक के हिसाब से जो है 145 माना गया है उपग्रह शनि का, और विकिपीडिया भी मानता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं जुपिटर का। जुपिटर सबसे ज़्यादा था, जुपिटर जो है सबसे आगे था, लेकिन जुपिटर जो है अब पीछे हो गया और शनि आगे हो गया है। और जुपिटर का कितना है टोटल, तो 95 उपग्रह हैं। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से, लेकिन इसके हिसाब से अभी आप पढ़े होंगे 79 जो है आपका जुपिटर का, सबसे ज़्यादा जुपिटर का। लेकिन अब देखा जाए तो हमारा शनि का उपग्रह जो है सबसे ज़्यादा है, और ये 145 है। अब डिपेंड करता है कि आपका जो एग्जामिनर है वो किस तरह से एग्जाम लेता है। अगर मान लीजिए शनि का अगर पूछे उपग्रह ऑप्शन दे 62 और 79, तो आप याद रखिएगा कि अभी भी वो मान रहा है 62 उपग्रह, अभी 145 उपग्रह नहीं मान रहा है। तो आप उसको टिक लगा के आइएगा कि बृहस्पति ही बड़ा होगा। ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, जो समझने की कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 62 दे, 79 दे, 89 दे, तो अगर ऐसे ऑप्शन दे तो हम शनि को 62 ही उपग्रह मानेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑप्शन ज़्यादा आ जाए, 100 से ऊपर आ जाए, चाहे 145 आ जाए, तो हम मान लेंगे 145। ठीक है, तो अब मान लेंगे कि शनि का ज़्यादा है उपग्रह। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बृहस्पति और शनि में कौन हो गया। तो अगर मान लीजिए 145 का अगर ऑप्शन के हिसाब से रहेगा तो हम मान लेंगे कि शनि को माना गया है बड़ा, शनि को माना गया है। ठीक है, अभी लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी शनि को सबसे बड़ा उपग्रह के मामले में माना गया है, सबसे ज़्यादा उपग्रह के मामले में। और याद रखिए 95 जो है आपका जो है जुपिटर का है, जो कि बृहस्पति का है, जो कि सबसे कम माना गया है। आप पढ़े थे कि शनि का वलय, शनि का वलय का मतलब होता है कि छल्ले। क्या होते हैं? छल्ले। छल्ले या सटन, रिंग ऑफ सटन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिंग ऑफ सटन। रिंग की तरह होते हैं, छल्ले की तरह होते हैं, उसी को वलय बोलते हैं। तो यही सवाल आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलय या छल्ले दिया रहेगा कि संख्या अगर पूछेगा तो बताइएगा 7, और इसी को वलय को बोला जाता है रिंग ऑफ सटन। सटन बोलते हैं शनिवार को, तो रिंग की तरह आपको दिखेगा, छल्ले की तरह, उसी को बोलते हैं, उसी को वलय भी बोलते हैं। जो है कितनी संख्या है? तो 7 है। ये समझ गए? किसके? शनि के आपके चारों ओर दिखेगा। ठीक है, रिंग की तरह दिखता है इसलिए। ठीक है, चलिए। किसने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है? तो ये केपलर जी किए थे। क्या है? केपलर जी अलग अलग ढंग से देता है, केपलर देता है। ठीक है, केपलर का नाम जैसे आप देख रहे हैं प ल और एक ही साथ लग रही है, तो जरूरी नहीं है ये देगा, केपलर अलग भी कर देगा र को। ठीक है, तो केपलर जी होंगे, ऐसे लिखेगा। एक मिनट रुकिए, बढ़िया से लिख देता हूँ, केपलर ऐसे लिखेगा। ठीक है, केपलर। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो यही जो है केपलर जी जो हैं बताए कि सूर्य के चारों ओर जो प्रत्येक नक्षत्र होते हैं उसका मार्ग जो है दीर्घ वृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार, मतलब दीर्घ वृत्ताकार जैसा होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और बताने वाले कौन है? केपलर जी, जो कि मैंने चर्चा कर दिया। अब देखिए सटन की बात करते हैं। तो शनि ग्रह, सटन शनि को कहते हैं, सॉरी, शनि ग्रह के सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? तो हम बताएंगे गैलीलियो का नाम याद रखिएगा, गैलीलियो ने। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। तो आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि शनि ग्रह के जो हैं, शनि ग्रह के बारे में अगर बात करते हैं हम लोग, शनि ग्रह के बारे में, तो सर्वप्रथम जो है किस खगोलीय शास्त्र ने देखा था? मतलब शनि को कौन देखे थे, यही तो पूछ रहा है। खगोलीय शास्त्र हैं तो कौन थे? गैलीलियो जी। तो शनि को कौन देखे भाई? तो गैलीलियो जी। ठीक है, देखिए इस जगह पे थोड़ा सा मैथ सवाल जो है, क्वेश्चन जो है थोड़ा कंफ्यूजन है। कैसे? बता देते। जैसे देखिए, नंगी आंखों द्वारा देखने वाला सबसे दूरी का ग्रह कौन सा है? तो इस बुक के हिसाब से शनिवार, मतलब शनि दिया है, सॉरी शनिवार नहीं, शनि दिया है, मतलब सटन है। तो नंगी आंखों से सटन को भी देख सकते हैं, जुपिटर को भी देख सकते हैं। ठीक है, और लेकिन ये मैं विकिपीडिया के हिसाब से भी बता रहा हूँ।
लेकिन बात करते हैं नंगी आंखों से देखने की बात करते हैं तो कहीं कहीं शुक्र को देता है, तो शुक्र को ज़्यादा देता है, सटर्न से ज़्यादा शुक्र को देखा जाता है नंगी आंखों से। लेकिन अभी के अपडेट में अगर देखा जाए तो नंगी आंखों से शुक्र को देखते हैं, शनि को देख सकते हैं और जुपिटर को भी जोड़ा गया है, लेकिन ज़्यादातर नंगी आंखों से शुक्र और शनि को देखा जाता है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है और कि क्या होगा। अगर ऑप्शन में दोनों रहे तो आप शुक्र को इंडिकेट कर सकते हैं, शनि को नहीं। अगर मान लीजिए शुक्र अगर मान लीजिए नहीं है तो शनि को आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला जो है डेंसिटी वाला बात करते हैं ग्रह कौन सा है, तो शनि है। शनि ही तो सबसे कम डेंसिटी वाला है, समझ गए। और सबसे अगर देखा जाए वलय की बात करें, छल्ले की बात करें, रिंग की बात करें, रिंग ऑफ सैटर्न जो आप पढ़ते हैं वो किसका है, शनि में सबसे ज़्यादा है, 7 होते हैं। वलय जो होते हैं छल्ले कितने होते हैं, 7 होते हैं। और सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, शनि है। प्रोजेक्ट्स क्या करवाना है, बायोलॉजी का कुछ कुछ हिस्सा बचा हुआ है जो कि मैं करवा दूंगा शॉर्ट पार्ट में, लेकिन आप बस सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहें, जल्द आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो टाइटन है। तो शनि ग्रह का अगर सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह पूछे तो टाइटन को बताइएगा। ठीक है, टाइटन को बताइएगा। क्या किसे बताइएगा, टाइटन को, शनि का सबसे बड़ा ग्रह। यूरेनस की खोज जो है किसने की थी, तो हम जानते हैं कौन के थे, हर्शेल ने किए थे। तो हर्शेल का नाम आता है, हर्शेल जो है यूरेनस की खोज की। यूरेनस को अरुण बोलते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, कौन सा ग्रह जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, तो यूरेनस ही जो है सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। तो सर्वाधिक गैस की बात करेगा, जैसे ही गैस की बात करेगा सर्वाधिक गैस किसमें है, कौन से प्लानेट में है, तो हम यूरेनस को लगा देंगे। किसे लगा देंगे, यूरेनस को। यूरेनस मतलब हिंदी में अरुण। यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं 84 ईयर्स में लगाते हैं। अब यूरेनस मतलब अरुण, यूरेनस मतलब अरुण जी। अरुण जी को याद रखिए, अरुण जी कोई नाम होंगे याद रखिएगा। चलिए यूरेनस मतलब अरुण, अरुण जो है 84 ईयर्स, ये तो हम पढ़ लिए, इस पे चर्चा नहीं करेंगे। अब चर्चा करेंगे यूरेनस के कितने ग्रह होते हैं, मतलब कितने उपग्रह होते हैं, सॉरी ग्रह तो खुद है, उपग्रह होते हैं। तो कितने उपग्रह होते हैं, तो 27 उपग्रह होते हैं। 27 उपग्रह जो होते हैं किसके होते हैं, यूरेनस। यूरेनस को क्या कहते हैं, अरुण कहते हैं, ये आप जान गए। अब चलिए सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, तो डिमोस ही हैं। और सबसे छोटा उपग्रह अगर बोला जाए तो किसका है, तो डिमोस है। डिमोस किसका है, कौन सा प्लैनेट का है, तो मंगल का है। और मंगल का 2 होते हैं, फोबोस और डिमोस, जो कि किसका उपग्रह है, मंगल का है। अभी दोबारा 3 बोल दिया मैंने, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए सूर्य के गिर्द परिक्रमा में कौन सा ग्रह जो है अधिक समय लेता है, तो वरुण जी समय लेते हैं। अब वरुण जी की बात करते हैं तो वरुण जी कौन है, नेपच्यून जी हैं। नेपच्यून को बोलते हैं वरुण। वरुण जो है हमारा प्लैनेट है और नेपच्यून इसका इंग्लिश शब्द है वरुण का, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अब बताइए कि हमारा बृहस्पति भी बहुत टाइम लेता है कि नहीं, बृहस्पति भी हमारा टाइम लेता है, शनि भी ज़्यादा लेता है। अब डिपेंड करता है आपको कि ऑप्शन में इसको ध्यान रखना होगा। अब ऐसे पूछ दे कि सूर्य के गिर्द परिक्रमा जो करता है, मतलब सूर्य की परिक्रमा जो करता है कौन सा अधिक समय लेता है, तो हम जानते हैं वरुण लेता है। वरुण मतलब नेपच्यून लेता है। कितना लेता है, तो 164.8 वर्ष लेते हैं, मतलब 164.8 ईयर्स जो है लेता है कौन, वरुण, जो नेपच्यून कहते हैं। अब ये तो जानते हैं सूर्य की परिक्रमा में, लेकिन आप बताइए ये अंतिम भी है ना, तो सबसे ज़्यादा लेगा। लेकिन कहीं कहीं बृहस्पति दे देता है, जुपिटर दे देता है। तो ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे, क्योंकि जुपिटर से ज़्यादा फिर शनि परिक्रमा करने में टाइम लेता है सूर्य का, फिर उसके बाद आपका लेता है अरुण मतलब यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून मतलब अरुण, है ना। तो ये आपके ऑप्शन पे डिपेंड करता है और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन एग्जामिनर जो कर रहा है वो तो सही कर रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा लेता है, ये रट के मत रहिए। ये याद रखिएगा, बृहस्पति करता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद जो है शनि ज़्यादा करता है परिक्रमा सूर्य का, फिर आपको अरुण और वरुण भी सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा लास्ट में अगर पूछ रहा है तो अरुण या वरुण, ये ऑप्शन पे आप पे डिपेंड करता है। तो ये ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। ऐसे मैं मॉक टेस्ट करवाऊँगा तो उसमें क्लियर करवा दूँगा। देखिए बात करते हैं किसका, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है, तो अरुण है। अब सोचिए पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला,
जो ग्रह है वो हमारा अरुण है। अरुण जो है मतलब यूरेनस है। यूरेनस जो है बताइए मतलब अरुण जी जो है घूम रहे हैं, पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं। और एक और ग्रह होता है शुक्र जो कि पश्चिम की ओर भ्रमण करता है। तो दो ही ऐसा ग्रह है जो कि उल्टा घूमता है, समझ गए। तो ये हम जानते हैं। देखते हैं अब इस सवाल को देखिए, कौन सा ग्रह जो है लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो अरुण को। अरुण मतलब यूरेनस को। यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं और ये सवाल बहुत बार पूछा है, याद रखेंगे। अब देखिए अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो यूरेनस है। यूरेनस को ही अरुण बोलते हैं। अरुण याद रखिएगा, अरुण जी याद रखेंगे। अरुण जी जो है मतलब यूरेनस जी जो हैं याद रखिएगा अन्य ग्रहों के अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमते हैं। और याद रखिएगा शुक्र भी जो है थोड़ा विपरीत घूमता है। तो शुक्र और यूरेनस जो है याद रखिएगा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह है। तो दो ग्रह ऐसे होते हैं। तो ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, गूगल विकिपीडिया बोलता है, ये सब ध्यान रखिएगा। देखिए कौन सा ग्रह जो है हरे प्रकाश को सर्जित करता है? तो वरुण करता है। और वरुण मतलब नेपच्यून करता है। तो नेपच्यून जो है याद रखिएगा हरे प्रकाश को सर्जित करेगा। तो नेपच्यून जो प्लैनेट है मतलब कहने का मतलब वरुण, नेपच्यून मतलब वरुण, वो जो है हरे प्रकाश को सर्जित करता है। क्या करता है? हरे प्रकाश को सर्जित करता है। ठीक है, हम दोनों इंग्लिश हिंदी बार बार बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद हो जाए। अब देखिए कौन से गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह जो है हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन गैस उपस्थित होता है। मीथेन गैस डायरेक्ट अभी पूछता है। क्या पूछता है कि वरुण जो ग्रह है वो बताइए कि वरुण जो ग्रह है नेपच्यून जो है उसमें कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो मीथेन होती है। अब देखिए नेपच्यून जो है देख रहे हैं आप, नेपच्यून इसी वरुण का नाम है। अब हिंदी आप पढ़ लिया, इंग्लिश में ये खुद पढ़ा रहा है। तो आप समझ जाइए हिंदी इंग्लिश में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो ये बुक जो पढ़ा रहा हूँ इस बुक में आपको हर तरीके से तैयारी करवा रहा है। देखिए सौर परिवार में कौन सा ग्रह जो है सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण जी मतलब नेपच्यून जी। तो नेपच्यून जो दूर है वही तो सबसे ठंडा ग्रह रहेगा। अब जितना सूर्य से दूर रहेगा वही तो ठंडा रहेगा। सौरमंडल का बाहतम अगर ग्रह पूछे, बाहतम मतलब बाहरी, एक आंतरिक होते हैं एक बाह्य होते हैं। तो बाहतम ग्रह जो है कौन है? तो नेपच्यून तो है। सबसे बाहर की ओर चल जाइए, नेपच्यून है, इसलिए ठंडा भी है। अभी आप पढ़ें। अब देखिए अब कौन सा ग्रह जो है सहोदर भाई कहलाता है? सहोदर भाई के नाम से जानते हैं, सहोदर भाई। तो अरुण जी और वरुण जी जो हैं अपने सहोदर भाई जी हैं। देखिए सहोदर भाई समझ गए, सहोदर भाई के नाम से जानते कौन? अरुण और वरुण, मतलब अरुण जी वरुण जी का जो हैं दोनों सहोदर भाई हैं, है ना। अब सहोदर भाई के नाम से जानने वाला जो प्लानेट है, ग्रह है, याद रखिएगा सहोदर भाई के नाम से जानेंगे, ये तो आप जान गए। और ये जो सहोदर भाई के नाम से जानते हैं इनका अरुण वरुण जी का इंग्लिश नाम में अगर पूछ दे तो बताइएगा यूरेनस और बताइएगा नेपच्यून। तो यूरेनस और नेपच्यून जो हैं अपने सहोदर भाई हैं। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए यम अथवा कुबेर, यम कहिए या कुबेर कहिए, जिसको इंग्लिश में प्लूटो बोलते हैं। प्लूटो की खोज जो है सन 1930 में किस खगोलीय द्वारा किया गया था? मतलब खगोलीय शास्त्र द्वारा कौन से जो हैं खोजे थे? तो याद रखिएगा क्लाइड बोला जाता है इनको, क्लाइड टॉम्बैक द्वारा किया गया था। तो टॉम्बैक जी जो थे, क्लाइड टॉम्बैक जो थे, टॉम्बैक जो बोला जाता है, बैग बोलते हैं, टॉम्बैक जी जो थे उनके द्वारा क्या हुआ कि प्लूटो की खोज हुई, 1930 में खोजा गया। और याद रखिएगा उसका नाम यम या कुबेर के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप जानते हैं, तो खोजा गया तो आप जान गए। चलिए खोज दिए तो चलिए आगे भी थोड़ा देख लेते हैं। अब इसमें बढ़िया से लिखा हुआ है उसमें जो आप पढ़े थे, देखिए इसी चीज़ को हम ऊपर जो पढ़ रहे थे यहाँ पे देखिए। तो ये 1930 में खोजा गया था। क्या नाम है? क्लाइड टॉम्बैक द्वारा जो है खोजा गया था, जिसे प्लूटो की खोज हुई थी, आप जानते हैं, जो कि यम तथा कुबेर। अब जैसे बात करते हैं आगे कि कौन सा जो है खगोलीय पिंड जो है रात की रानी कहा जाता है या कहलाता है? तो चंद्रमा को कहलाता है। चंद्रमा को कहते हैं। अब सही बात है भाई, चंद्रमा को ही हम लोग तो रात की रानी कहेंगे, क्योंकि रात में जब होता है तो पूरे जगह पे प्रकाश ही प्रकाश होते हैं, रोशनी ही रोशनी होता है ना। तो याद रखेंगे, तो रात की रानी कहलाती है चंद्रमा। अब चलिए पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जो स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? सिसर लूनर बताएंगे। तो सिस लूनर बताएंगे। तो जैसे ही पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की जो स्थिति है अंतरिक्ष को किस नाम से बताएंगे? तो सिस लूनर बताएंगे।
ठीक है। अब देखिए सी ऑफ क्या है, सी ऑफ क्या बोलेंगे, ट्रंक्विलिटी, क्या बताएंगे, ट्रंक्विलिटी, ऐसे ट्रंक्विलिटी बोला जाता है, ठीक है, ट्रंक्विलिटी बोलते हैं, ठीक है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है, तो चंद्रमा पर स्थित है। तो चंद्रमा पर स्थित जो है आप याद रखिएगा सी ऑफ ट्रंक्विलिटी है। आ गई, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो लगभग 27.3 दिनों में लगाते हैं, मतलब 27.3 डेज में लगा लेता है। पृथ्वी का चक्कर कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो पृथ्वी का चक्कर जो है कौन लगाएगा, अब उपग्रह पृथ्वी का है तो पृथ्वी का ही चक्कर लगाएगा ना चंद्रमा, ठीक है, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में कितना समय लगता है, तो पता है 1.25 सेकंड लगते हैं। तो यहाँ पे कभी कभी दे देता है 1.22, ठीक है, 1.2 सेकंड लगते हैं या 1.25 सेकंड लगता है। तो याद रखिएगा, जैसे पृथ्वी पर सूर्य की प्रकाश आने में जो लगता है 8.3 मिनट लगता है, उसी तरह चंद्रमा को जो है, चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर आने में 1.25 सेकंड लगता है। चलिए ये भी जान गए। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो चंद्रमा को ही कहा जाता है। तो पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है, पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, तो हम हमको किसको बताएंगे, चंद्रमा को बताएंगे, मतलब हम बताएंगे, है ना। अब देखिए हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितने वर्ष होते हैं, तो हम बताएंगे 67 ईयर्स होते हैं, मतलब 76 वर्ष होते हैं। 76 वर्ष में जो है आपको ये दिखता है। तो हैली धूमकेतु आवर्तकाल अगर पूछे, आवर्तकाल मतलब समय पूछे, बताइएगा, तो हम बताएंगे, ये बताएंगे 76 ईयर्स। अब देखिए मंगल एवं बृहस्पति मतलब मार्स एंड जुपिटर ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहेंगे, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो आपसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह जो है, आप बताइए मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के मध्य रहता है कि नहीं। तो आपसे यही पूछेगा कि सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो खगोलीय पिंड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्षुद्र ग्रह, वो किस ग्रह के बीच रहते हैं, किस प्लैनेट के बीच रहते हैं, तो मंगल और पृथ्वी के बीच मिलेंगे आपको, मतलब मार्स और जुपिटर के बीच मिलता है, ठीक है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, तो 7 होते हैं। तो कितने हो सकते हैं, एक कैलेंडर वर्ष में अगर पूछे अधिक से अधिक कितने ग्रहण होते हैं, तो 7 ग्रहण होते हैं, ठीक है। अब देखिए पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4 है। कितनी है, 4 है। पार्थिव ग्रह जो होता है 4 होता है, मतलब आंतरिक रूप से 4 माना जाता है और बाहरी रूप से 3 माना जाता है, उसी को बोलते हैं पार्थिव ग्रह। तो अंदर अगर बोला जाए तो ये पार्थिव ग्रह जो है आंतरिक ग्रह है, ठीक है। पार्थिव ग्रह 4 होते हैं, कौन कौन, बुध होते हैं, शुक्र होते हैं, और पृथ्वी होते हैं और मंगल होते हैं। ये 4 जो हैं आपके पार्थिव ग्रह होते हैं, ठीक है, ये आप जान गए। आगे चलेंगे, किस दिन डायमंड रिंग की घटना होती है, तो हम जानते हैं सूर्य ग्रहण के दिन जो है डायमंड रिंग घटना होता है। तो आपसे पूछता है कि सूर्य ग्रहण के दिन कौन सी घटना घटती है, तो डायमंड रिंग घटना घटता है, ये डायरेक्ट पूछता है, ठीक है। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो अब कौन सा ग्रहण लगता है, तो सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। अब एक बात बता दूं, चलिए इसे याद करने में बहुत लोग को गलती होता है, कैसे, चलिए हम याद करवाते हैं। मान लीजिए कि पृथ्वी है और सूर्य है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, सूर्य देख रहे हैं आप, और इसके बीच में हमारा चंद्रमा आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा आ जाता है, आधा अधूरा समझिए, अधूरा चंद्रमा आ जाता है। तो अब जैसे ही मान लें पृथ्वी और सूर्य के बीच में अगर मेरा चंद्रमा आ जाता है, मतलब मेरा उपग्रह आ जाता है, पृथ्वी का उपग्रह आ जाता है, तो उसे सूर्य ग्रहण कहेंगे, ठीक है। और चंद्र ग्रहण की बात करते हैं तो अगर मान लीजिए सूर्य है और चंद्रमा है, उसके बीच में हमारा जो है पृथ्वी आ जाए, मतलब मेरा ग्रह आ जाए पृथ्वी, ठीक है, तो पृथ्वी जैसे ही आएगा तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। मैंने क्या बोला कि सूर्य जहां है वहीं रहेगा, हिलेगा नहीं सूर्य, लेकिन पृथ्वी जो है हिल सकता है, चंद्रमा हिल सकता है, तो सूर्य को तो रहने दीजिए जहां है। अब ये इसी चीज को याद रखिएगा, पृथ्वी जो है हमारा, पृथ्वी के बीच में अगर मेरा चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा मतलब उपग्रह आ जाए, तो आप जान लीजिए ये अर्थ है इसे, ठीक है। तो चंद्रमा आ जाएगा तो हम मान लेंगे सूर्य ग्रहण, क्योंकि सूर्य ग्रहण लग जाएगा। अब देखिए सूर्य तो इसी जगह रहेगा,
ठीक है, सूर्य तो इसी जगह रहेगा, लेकिन अब बात करते हैं कि सूर्य ग्रह के जगह पे हम इस जगह पे मान लीजिए क्या बता देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अगर सूर्य जो है जहां पे है वहीं पे रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी की जगह पे चंद्रमा आ जाएगा और चंद्रमा के बीच में घुस जाएगा, क्या क्या घुस जाएगा, पृथ्वी घुस जाएगा, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट भाग दिखाई देता है। किरीट मतलब कोरोना भाग, किरीट मतलब कोरोना, कोरोना को याद रखिएगा। तो कोरोना भाग हमको दिखेगा सूर्य ग्रहण के समय। अगर पूछेगा कि सूर्य ग्रहण जब लगता है बताइए कौन सा भाग आपको दिखेगा, तो सूर्य ग्रहण में हमको दिखता है पता है, कोरोना का भाग, मतलब किरीटी भाग दिखता है। चलिए अब देखिए चंद्रग्रहण मैंने बोला था, चंद्रग्रहण का क्वेश्चन आ गया, बताइए। तो देखिए जब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है, ये पृथ्वी जो है बीच में घुस जाएगा, तो हम समझ जाइए वो लग जाएगा चंद्रग्रहण। समझ गए? सूर्य जहां है वहीं रहेगा, सूर्य को आप जहां पे रखिएगा वो अस्थायी रहेगा, सूर्य को कुछ नहीं होने वाला है, सूर्य को कुछ नहीं होने वाला है, सूर्य तो इसी जगह रहेगा। अब चंद्रमा पृथ्वी इधर उधर होते रहता, उसमें सूर्य ग्रहण चंद्रग्रहण लगते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सूर्य है, चंद्रमा है, उसके बीच में हमारा पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रग्रहण लग जाता है। इसी जगह अगर सूर्य है और पृथ्वी है, यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है और इसके बीच में ये चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, आप जिधर रखिएगा सूर्य को उधर ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सूर्य अस्थायी रहेगा, हिलेगा नहीं। चलिए ये याद करने के लिए इधर उधर कर देता है। अब जैसे बात करते हैं चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होते हैं। तो पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है और चंद्र ग्रहण का दिन जो है उस दिन घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन माना जाता है। ठीक है, तो समझ गए, पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा दिन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो 21 जून को। ठीक है, अब इस सवाल को फिर से ध्यान से रखिएगा, क्या लगेगा, जैसे ही बात करेगा उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन की बात करेगा तो 21 जून, और जैसे ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बोलेगा तो 22 दिसंबर चलेंगे। तो देखिए जून का समय है बहुत गर्मी, और गर्मी में रहेगा तो सबसे लंबा दिन होगा ही, और लंबा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में भाई 21 जून को होगा ही लंबा दिन। अगर पूछेगा उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं और उत्तरी गोलार्ध है 22 दिसंबर है ठंडा दिन, तो सबसे छोटा दिन तो होगा ही, याद रखेंगे। तो जैसे ही पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून योगा दिवस, ऐसे याद रखेंगे। उत्तरी गोलार्ध में अगर पूछे कि सबसे छोटा दिन तो 22 दिसंबर। दोनों उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा और सबसे छोटा, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा 21 जून के दिन होते हैं सबसे लंबा दिन, और अगर पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होगा तो 22 दिसंबर होगा ठंडा का समय, ऐसे याद कर सकते हैं। चलिए, संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो विषुव के दिन होते हैं, सॉरी विषुव के दिन होते हैं। तो संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होंगे, तो विषुव के दिन होंगे, ये जरूर याद रखिए। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था, तो बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए भेजा था। अब आप बताइए, गैलीलियो का नाम सुने तो बताइए गैलीलियो जो है कौन से ग्रह का खोज किए थे, आपके सामने ये सवाल है, ऐसा नहीं कि बृहस्पति लगा दिया, और भी खोजे हैं, आप इनका नाम बताइएगा। ठीक है, और मैं बताऊंगा तो आप ऑप्शन दे देता हूँ, क्या बुध, क्या शुक्र, क्या शनि, क्या बृहस्पति, किस चीज़ का खोज किए थे सबसे पहले, आप बता सकते हैं तो बताइएगा। बृहस्पति का तो नहीं मान के चलिए, अभी बृहस्पति को मान लीजिए, इस ऑप्शन में भी मत रखिए, बृहस्पति को नहीं, लेकिन गैलीलियो और कौन से ग्रह का खोज किए हैं, और एक ही ग्रह है जिसका खोज किए थे वो, और बहुत फेमस है, जिस पर सब पे ग्रह लगता है, बताइए। अब इतना हिंट दे दिए, बता सकते तो बताइएगा। चलिए, मैगेलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है, बता सकते हैं तो याद रखिएगा, यह है बृहस्पति से। मैगेलन जो है, मैगेलन जो अभियान है, मैगेलन अभियान जो है किस ग्रह से संबंधित है, तो देखिए बृहस्पति से। तो मैगेलन का अभियान चालू हुआ था किसके लिए, तो बृहस्पति के लिए, जुपिटर के लिए। ये क्लियर हो गया, समझ गए होंगे आप। चलिए ये सवाल बताइए आप, क्या सवाल बताइए, तो देखिए ये सवाल है कि शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था, तो जुपिटर से ही तो टकराया था। आप देखे होंगे शूमेकर जो लेवी 9 है, 9 जो है धूमकेतु टकराया, ठीक है, किस ग्रह से टकराया था, किस प्लैनेट से, तो जुपिटर से ही टकरा गया था। समझ रहे हैं, बहुत खतरा,
चलेगा। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखाई देता है पता है? 21 जून को ही दिखाई देता है। और 21 जून अभी फेमस था। क्यों 21 जून फेमस है बताइए तो? क्यों फेमस है 21 जून? अभी जस्ट आप पढ़े 21 जून क्यों फेमस हुआ? तो 21 जून को दिन क्या होता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि को दिन जो है सूर्य दिखाई देता है। लेकिन 21 जून हमारे लिए क्यों जरूरत है बताइएगा? तो इस दिन जो है सबसे लंबा दिन होता है। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में, है ना, 21 जून को ही। लेकिन नॉर्वे में अर्धरात्रि को जो है दिखता है। समझ गए? तो नॉर्वे में अगर पूछे अर्धरात्रि के समय सूरज कब दिखता है तो 21 जून को, और अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन पूछे तो 21 जून को। याद करवा दिया कि नहीं मैंने? किनके बीच की औसत दूरी जो है खगोलीय एकक कहा जाता है तो पृथ्वी और सूरज को कहते हैं। जैसे ही खगोलीय एकक की शब्द की बात आएगा तो पृथ्वी और सूरज को, अर्थ और शन की बात करेंगे। चलिए ठीक है। यह क्वेश्चन है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 71% होते हैं, 71% होता है। समझ रहे हैं? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछे तो 71% बताइएगा, 71% बताएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। अब देखिए सवाल बनता है और अब इसके बाद जो है खत्म हो जाएगा, ज़्यादा नहीं बचा है, बस थोड़ा सा और बचा है। यहाँ पे देखिए ये जो है कट गया है, इसको हम इसलिए रख दिए यहाँ पे। देखिए लिखा हुआ है सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी अगर पूछे कितना गुना है तो हम बताएंगे, कितना बताएंगे? 150 गुने 10⁻6 किमी है। सोच रहे हैं? सूर्य और पृथ्वी की अगर औसत दूरी पूछे लगभग तो 150 तो बता दीजिएगा, 150 गुने बताएंगे 10⁻6 किमी बता देंगे। ऐसे याद रखिएगा, पावर याद रखेंगे। जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं निशा। यहाँ पे बढ़िया से लिख देता हूँ, निशा काश, तोड़ दीजिए ठीक है। निशाकाश मतलब रात्रि का आकाश, निशाकाश मतलब रात्रि का आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो खगोलीय पिंडों के नाम से जानते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। जो रात में चमकता है, रात्रि में आकाश में जो चमकता है पिंड, उसे क्या कहेंगे? खगोलीय ही तो पिंड कहते हैं। ठीक है। सुपरनोवा है क्या है बता सकते हैं? तो विस्फोटी तारा है, मतलब विस्फोटक तारा है। अब विस्फोटक तारा हम पढ़े हैं, अभिनव तारा को कहा जाता है ना। हाँ एकदम सही पढ़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है कि उत्तरी ध्रुव की खोज जो है की थी तो कौन किए थे? उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे रॉबर्ट पियरी थे। कौन थे? रॉबर्ट पियरी जो थे ये खोज करता थे किसके? उत्तरी ध्रुव के। दक्षिणी ध्रुव की खोज जो है किसने की? तो हम बताएंगे एमंडन सेन थे। एमंडन सेन थे। तो एमंडन सेन जी जो थे वो थे दक्षिणी ध्रुव की खोज किए थे। आप इसे जैसे चाहें ले सकते हैं, एमंडन सेन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दक्षिणी ध्रुव की खोज करने वाले एमंडन सेन हैं। अगर आपसे पूछे एमंडन माँ लगता है, ठीक है। और उत्तरी ध्रुव की खोज करने वाले रॉबर्ट पियरी हैं। ये हो गया आपके क्लियर। आपसे पूछेगा दिन व रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी व जो है दिन और रात होने का कारण आपको पूछे तो आप बताइएगा पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन और रात होता है। तो ये मत लगा दिया सूर्य का चक्कर लगाना ही दिन और रात है, नहीं, अपने अक्ष पर घूमता है, अपने अक्ष पे घूमना ही दिन और रात होगा। अपने अक्ष पे घूमता है इसलिए दिन और रात होता है, भूलिएगा नहीं। और अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लगता है बताइएगा? हम बहुत बार पढ़ाएं उसको, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, लीजिए ये भी बता दिया। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड घूमता है। ऐसे बोला जाता है 23.4 आवर बोला जाता है। ऐसे 23.5 दे देता है, कहीं 23.6 दे देता है, मतलब 23.6 आप पढ़े होंगे, ठीक है, आवर में। और यहाँ पे पूरा बता दिया है कि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लगते हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक है। आपसे पूछेगा भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है तो हम बोलते हैं 66.5 डिग्री होते हैं। कितने होते हैं? 66.5 डिग्री होते हैं। जैसे ही भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव होता है वो 66.5 डिग्री होता है। अगर आपसे पूछे 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध पर दिखाई देता है तो 24 घंटे में दिखाई देता है, मतलब 24 घंटे मतलब 24 आवर्स में दिखाई देता है। चलिए सूर्य को किरणें, सूर्य की बढ़िया से करते हैं थोड़ा सा। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती है तो 21 मार्च को पड़ता है और 23 सितंबर को पड़ता है। तो याद रखिएगा अभी जो चल रहा है, क्या चल रहा है? सितंबर चल रहा है कि नहीं? तो 23 सितंबर को क्या होगा बताइएगा?
विषुवत रेखा पर सीधा पड़ेगा? क्या? सूर्य की रोशनी, सूर्य की प्रकाश। याद रखिएगा। अगर पूछे कि सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधे पड़ती है तो 23 सितंबर तो आप पढ़ लिए, और 21 मार्च याद रखिएगा, 21 मार्च को पड़ता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है? सूर्य का जो है विषुवत रेखा पर सीधा प्रकाश पड़ता है। चलिए, ये हो गया। ध्रुव पर दिन की अवधि होती है 6 माह। अगर ध्रुव पर दिन की अवधि पूछे तो कितना बताइएगा? 6 माह बताइएगा। चलिए, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास अगर पूछे उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम होता है? तो 43 किमी कम होता है। कितना? 43 किमी, 43 किमी कम होता है। ठीक है। अगर पूछे कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है, तो हम बहुत अच्छे जानते हैं पृथ्वी का व्यास 12756 बोलते हैं, मतलब 12,756 किमी होता है विषुवतीय व्यास लगभग पृथ्वी का। ठीक है, और हम आराम से पढ़ चुके हैं शुरू में ही, तो इस पर चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। पृथ्वी की धुरी है तो झुकी हुई है, पृथ्वी की धुरी तो झुकी है। सबसे ज़्यादा झुका हुआ कौन है? तो हमारा बुध है, हम जानते हैं, है ना, आप पढ़े थे ऊपर। अब बताइए, नासा के किस ग्रह से संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा है? तो जुपिटर को रखा है। जुपिटर का शॉर्ट फॉर्म जूनो कर दिया है। और जूनो का बात करते हैं तो नासा ने रखा है जूनो नाम। किसका नाम रखा है? तो बृहस्पति का रखा है, जुपिटर का रखा है। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो हम बताइएगा चेरॉन है, चेरॉन कहा जाता है। तो प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरॉन है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। किस आकाशीय पिंड को परिक्रमा और परिभ्रमण के बराबर समय लगता है? तो वो चंद्रमा को लगता है। ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। क्या है? तो क्लेवियस। क्या है? क्लेवियस क्या है? तो चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्या है? क्रेटर है। तो अगर पूछेगा कि क्लेवियस क्या है, तो आप बताइएगा चंद्रमा पर जो स्थित सबसे बड़ा जो है वो क्रेटर को कहते हैं। क्रेटर जो होते हैं उसी को कहते हैं। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। तारा की बात हो रही है तो सिरियस का, सिरियस जो है ये सबसे बड़ा चमकदार तारा है जो कि सबसे ज़्यादा चमकता है, याद रखिएगा। तो सिरियस याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो सीरस है। कौन है? सीरस है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि ब्लू मून परिघटना जो है होती है तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा होते हैं उसी को ब्लू मून कहा जाता है। तो ब्लू मून कब कहेंगे? जब 2 पूर्णिमा आएगा, याद रखिएगा, एक ही माह में 2 बार पूर्णिमा आएगा। ठीक है। आपसे पूछेगा कि उर्सा मेजर अगर पूछे कि उर्सा मेजर अथवा बिग बियर जो कहा जाता है एक प्रकार का है क्या? नक्षत्र मंडल है। तो आपसे पूछेगा बिग बियर हो या उर्सा मेजर हो, क्या है एक प्रकार का? तो नक्षत्र मंडल है। ये जान गए आप। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक हम लाएंगे भू-आकृति, और इसके बाद हम लाएंगे आपका जो है ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि उसमें फिर पर्वत है, विश्व का पर्वत है, ये है। अगर भारत का ज्योग्राफी नहीं देखें, इंडियन ज्योग्राफी नहीं देखें, तो जाइए मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, पूरा देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट चल रहा है हिस्ट्री का, जरूर से जरूर देखेंगे, और पॉलिटिकल का हो चुका है, जाकर जरूर देख लें। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप हैं तभी हम हैं, ये स्लोगन हमेशा याद रखेंगे। चलिए, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।